औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सख्त गर्मियों में भी आप की कारकर्दगी मुतासर नहीं होगी और आप मरीज देख रहे होंगे, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि आजकल की गर्मी में 25% ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि जिनको दर्दें हैं और थकावट, और ये दर्द थकावट है आपकी हीट वेव की वजह से भी। ज़हन उस तरफ जाता नहीं है, हम उनको पेन किलर देना शुरू कर देते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे और सुस्त हो जाते हैं। कईयों को सीवियर हीट स्ट्रोक हो तो उसका तो फिर होता है बुखार 103, 4, 5 तक चला गया, वोमिटिंग हो गई और डिलीरियम केस तक पहुंच गए। लेकिन जो सीवियर केस नहीं है, नॉर्मल है, उनको अगर हीट वेव लगती है, वो लोग जो पानी कम पीते हैं और अगर पानी पी रहे हैं तो रोज़ नमकीन पानी नहीं पियेंगे, उनका पसीना निकल रहा होता है, उनको साल्ट की ज़रूरत होती है कि वो साल्ट नहीं ले रहे होते। अगर आप एक गिलास सुबह एक शाम को कोई भी नमकीन चीज़, नमकीन लस्सी है, स्कंदवी है, कोई भी पिए तो इसका खतरा भी नहीं रहता। और फिर वो लोग जो गर्मी बहुत लगती है, वो एसी लो नंबर पे चलाए होता है, 20 पे, 22 पे, 16 पे, 18 पे, और जब बाहर निकलते हैं तो बाहर चाहे फिर इतनी हीट ना भी हो, लेकिन अंदर के मुकाबले को कंपेयर करें तो बाहर हीट आजकल ज़्यादा है, तो वो भी हीट वेव का शिकार होते हैं। तो ऐसों के लिए मैंने पहले भी बताया था कि ग्लोनाइन है, बेलाडोना है, नेट्रम कार्ब है, एंट्रम क्रूडम है, ये आप दें, डलका मारा भी यहाँ काम करेगी तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। उनको सिर्फ एक आध CM डोज दे दें, 1 M की 3 दे दें, तो उनकी जो थकावट सुस्ती है ना, कहने समझ नहीं आ रही कि थकावट है कि सुस्ती है, दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा लेटे रहे बैठे रहे, तो उन सब के लिए ये दवाई आजकल चल रही है। तो ये ऐसा ही है कि जैसे गर्म सर्द हुए, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे हैं कि जो इनको एसी नसीब में नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको भी दे, लेकिन एसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर एसी के बगैर गुजारा हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और कूलर के बगैर भी अगर गुजारा हो तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। उसके लिए आप क्या करें, पंखा चलाएं, अपने कमरे में वेंटिलेटर बनाएं। हमारे आप ये देखिए कि आज से 20, 30, 40 साल पहले, 50 साल पहले जो मकान बनते थे उनके रोशनदान होते थे। आजकल रोशनदान नहीं होते, और अगर रोशनदान हो और आपकी वेंटिलेशन होती रहे तो आपके कमरे की ठंडक रहेगी। फिर उसके बाद मैंने कुछ घर इस्लामाबाद में देखे हैं कि उन्होंने छोटे छोटे रोशनदान बनाए, हर कमरे में 6 इंच बाई 6 इंच स्क्वायर का एक रखा हुआ है गैप, सुराख, हर कमरे की दीवार में, और जाली लगी हुई है ताकि कोई परिंदा कोई चीज़ अंदर ना आए, चूहा छिपकली काकरोच ना आए। और वो उनके सारे कमरों में इस तरह है, और ऊपर ऊपर एक हवा सर्कुलेट होती है, ठंडी हो तो सुबह ठंडी आ जाती है, गर्म हो तो वो उनके पंखे से बेहतरीन हल हो जाता है। और अगर आप छत पर किसी भी सफ़ेद चीज़ का कोट कर लें, जो कि मेरे ख्याल में आपका घर अगर 10 मरले का भी है तो 10,000 भी नहीं लगेगा, और आप अगर आधा इंच जैसे कम एक सफ़ेद कोट कर लें तो आप एसी के बगैर, कूलर के बगैर गुजारा कर सकते हैं। आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा और आप इजी हो जाएंगे। और ये देखिए कि कोई सफ़ेद पेंट कर लें, कोई सफ़ेद चूने की तय लगा लें, कोई ऐसी चीज़ कर लें, होता है वो क्या चीज़ होती है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कोई भी कर लें, एक सफ़ेद चीज़ लगा लें, आप देखेंगे कि 2-3 सेंटीग्रेड वहाँ से फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने वेंटिलेटर बनाया है वहाँ से 2-3 सेंटीग्रेड फ़र्क पड़ेगा, तो आपका ईजी हो जाएगा। और अपने माइंड में भी फिर ये रख लें कि हमने एसी के बाद गुजारा करना है, तो एसी के बाद गुजारा हो जाएगा। अब ये है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास सहूलतें हैं, बिल देने के पैसे हैं, उनके जेब में ये आता ही नहीं है कि हमने एसी ना लगाएं जी, बचत होगी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हमने तो एसी लगाना है, और एसी लगाकर
आप देखें कि हमारे जितने हाई ऑफिशियल्स हम कह दें, शराफिया के, कि अपने अपने दफ्तरों में कोट पहन के बैठे होते हैं। एसी उनके आने से पहले ऑन होते हैं। उन्होंने 9 बजे का टाइम है, 8 बजे एसी ऑन हो गया, वो 10 साढ़े 10 तक आ रहा है, एसी ऑन है। ये तकरीबन सारे ब्यूरोक्रेट्स का यही हाल है। और अगर कोई मुल्क के साथ सिंसियर हो तो सबसे पहले ऑर्डर करे कि मार्च से लेके सितंबर तक कोई बंदा कोट नहीं पहनेगा, कोई बंदा टाई नहीं पहनेगा। निकाले मलमल की कमीजें, निकाले शलवार कमीज पतली पहने और इस तरह के बंदोबस्त करे और पंखों पे गुजारा करे तो गुजारा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि उनके जो ऑफिस है वो कई मंजिला होते हैं। ऊपर वाली मंजिल में भी जो मैंने तरीका बताया, अगर ये काम कर रहे हैं वहां भी बचत हो जाएगी। और निचली मंजिलों में अगर आप इजीली कपड़े पहन के बैठे, जैसे कि आप टी शर्ट पहनते हैं खेलने के लिए, और भाई खेलने के लिए टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, उसमें क्या फायदा। आप अपने ऑफिस में हल्की सी टी शर्ट पहने, आप मलमल की कमीज पहने, बुशर्ट पहने, हल्की सी शलवार कमीज पहने, वेस्ट कोट पर पाबंदी लगाएं, कोट पे पाबंदी लगाएं, टाई पे पाबंदी लगाएं, एसी पे पाबंदी लगाएं, तो आपके कितने अरब रुपए बचते हैं सर बिजली। लेकिन जब कौम ऊपर से ऐसी हो, नीचे से भी ऐसी हो, तो दरमियान वाले तो खामखा पिसते हैं, हमारी तरह बातें करने वाले पिस जाते हैं। तो बहरहाल ये एक आइडिया मेरे जहन में आया था, अगर आप इस तरह करेंगे तो आप एसी से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में एसी लगा है, तो कूलर लगा है, तो ठीक है। जब आपका टेम्परेचर जैसे यहाँ पर सुना इस दफा 45 तक भी गया है। मैं मुल्क से बाहर था, यूके में था, तो गया तो वहां सुन के परेशान हुआ था कि इतनी ज्यादा है। तो जब हो तो फिर एसी इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया 40, 41, 39 तक आपको प्रॉब्लम नहीं है इस तरह करने से। अब यूके हम गए पिछले दिनों, हमारा एजुकेशनल ट्रिप था। कुछ फार्मेसीज हमने विजिट की, कुछ डॉक्टरों को विजिट किया, वहां देखा हमने। वहां एक बात जो है कि पूरे इंग्लैंड में, और शायद उसका जो दूसरा मुल्क है जो भी अलग, स्कॉटलैंड, वहां भी गए, वहां मैंने किसी कमरे में ना एसी देखा है और ना पंखा। चाहे वो होटल का कमरा था, चाहे किसी घर में रहे, चाहे फ्लैट में रहे, किसी के नहीं। हाँ, अगर ज्यादा गर्मी लग रही खिड़कियां खोल दो, सर्दी लग रही खिड़कियां बंद कर दो, गुजारा हो जाता था। और वहां हर रोज दूसरे दिन बारिश होती थी। एक दिन आप देखें कि आधी कौम ने जनाब जैकेटें पहनी हुई है, आधी कौम को जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, शायद वो सूट का इस्तेमाल करते हैं, वाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको गर्मी भी लगती है, वो आधे भी कपड़े में फिर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे भी फुल कपड़े पहने होते हैं। तो दोनों मौसम वहां चलते हैं। तो ये देख के हैरत हुई कि जैसा हमारा मरी में होता है, वहाँ बगैर पहाड़ी इलाके के प्लेन जगह पे भी ऐसा मौसम है। ये अल्लाह ताला की उनको एक सूरत है बहुत बड़ी, कि बिजली भी बचती है और सारा। और फिर वो देखें कि वो सुबह 7 बजे के अपने दुकानें खोल लेते हैं और 5 बजे बंद। सुबह उठते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं जो मुसलमान हैं, और दूसरे जो अपनी इबादत वो तो इतवार को करते हैं, लेकिन 7 बजे 8 बजे उनके स्टोर, उनकी दुकानें ओपन हो जाती। हम शुरू के 2 दिन इसी गलतफहमी मिल के रात को फिर लेंगे, रात को जब 5 बजे 6 बजे के बाद निकले, सब बाजार बंद थे। तो वहां पर जो मेन है, जहाँ पे विजिटर आते हैं, सियाह आते हैं, वहाँ होटल खुले रहते हैं। जैसे हमारी, आप समझ लें कि बैंक रोड हो गई यहाँ पर, या कोई और ऐसी सड़क हो गई, वो एक आध सड़क जरूर खुली होती है जहाँ पे होटल हैं, आपकी मेडिसिन की दुकानें हैं। एक आध बाजार जहाँ पे विजिटर आते हैं, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग्स बहुत है, जहाँ का पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पे तो पार्लियामेंट हाउस है, फिर आपका बकिंगम पैलेस है, वहाँ लोग बहुत जाते हैं। तो उस रास्ते में, उस बाजार में कुछ होटल दुकानें जरूर खुली होती है, ताकि जो सियाह है वो अपना खाना पीना भी करें। लेकिन ये एक बात पसंद आई है कि सुबह 7 बजे ओपन और 5 बजे बंद। क्योंकि जो उनके छोटे शहर हैं, जैसे हमारा गुजर खान है, हमारा गुजरात है, लाला मूसा है, उनका बिर्मिंगम है, हेलिफिक्स है, और ब्लैकबोर्न है, हम जहाँ जहाँ गए हैं तकरीबन सारे शहरों में, तो वहाँ पे तो बिल्कुल 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। और उनकी सेहत देखें कि सेहत इतनी अच्छी है कि 80 साल 90 साल की औरत मर्द अपने काम कर रहे हैं और वो फिर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। कमरे झुकी भी हुई हैं क्योंकि अपने काम कर रहे हैं, सुबह नाश्ते के लिए निकलते हैं, दोपहर रात को खाने के लिए निकलते हैं, रेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो अब अगर यहाँ भी आप 7 बजे कर दें और 5 बजे तक कर दें, 5 बजे बाजार बंद हो, तो कितनी लाइटिंग हमारी सेव हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा कि नहीं, बहरहाल लगा बात है। इसी तरह तुर्की में भी है, तुर्की में भी गए, वहां भी आप देखेंगे 5 बजे के बाद दुकानें बंद। जहाँ विजिटर का इलाका था, जहाँ से आते थे, वो बाजार खुला होता था, कि बाकी पूरा शहर या टाउन जो है वो बंद रहते थे। वहां पर बिल्कुल क्लोज। तो उसकी बिजली की बचत हो जाती है और टाइम की बचत होती है। आप पूरी नींद सोते हैं। इधर आपको पता है कि
आजकल 12, 1, 2 बजे तो आम लोग सोते हैं। जिन्होंने नमाज पढ़नी होती है वो फिर 5 बजे उठे होते हैं। बहरहाल, तो वहाँ पे हमने लेबॉर्ट्रीज विजिट की और वहाँ पे वाकई देखा कि एक स्टेट ऑफ आर्ट है। यहाँ हम दवाइयाँ मंगाते थे, हेलियोज से मंगाते थे, नेल्सन से मंगाते थे, नेल्सन लैब में गए, हेलियोज में गए, उनकी दवाइयाँ हमें उन्होंने एक एक कमरा दिखाया, हमसे कोई छुपाया नहीं, कोई कंजूसी नहीं की। यहाँ मैं जाऊँ ना किसी लेबॉर्ट्री और ये चाय पानी पिए, एक कमरा दो दिखाया जाओ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक एक जगह दिखाई कि हमारी शीशियाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं, हमारे कार कहाँ पड़े हुए हैं, हमारी पोटेंसी कहाँ पड़ी हुई है, बैग पोटेंसी कहाँ पड़ी है। मेरे हाथ से उन्होंने बनवाई एक पोटेंसी, बकायदा कहता हमारी पोटेंसी उन्होंने एक बुक सी बनाई हुई है, ऊपर रबड़ लगा हुआ है नीचे वो, ताकि हाथ को दफा हर पोटेंसी को कहते हैं 10 दफा मार के अभी तैयार करते हैं। तो वहाँ मुझसे भी इख्तियार करके आप ही करें। तो वहाँ हर जगह उन्होंने देखा, अपने अपने वो कम्बिनेशन भी बना रहे हैं लेबॉर्ट्रियों के सामने उनके पड़े हुए हैं। जो कंपाउंड्स हैं बिल्कुल सामने पड़े हुए कि ये मैं बनाया, इसमें हाइपेरिकम डाला है, इसमें कैलेंडुला डाला है, इसमें आर्निका डाला है, इसमें जाली, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये हम तैयार करते हैं, रोज की 10-12 शीशी हमारी निकल जाती हैं। अगला बालों का ऑयल बना है, उसका सामने कम्बिनेशन लिखा हुआ है, छुपाया नहीं कुछ, सब लिखे। कहते हैं ये ओपन है और आप 100% कोई भी दवाई बना लें, 100%। जरूरी नहीं कि वो सब पे काम करेगी, कि हर बंदे वो काम करे, हर बंदे पे तो काम करने नहीं है। तो ये एक चीज देखिए कि इसी तरह उनके शेल्फ बने हुए हैं और शेल्फ के अंदर ये इधर जैसे मेरे यहाँ लिखे हुए ना कागज, उनके यहाँ नुस्खे लिखे हुए हैं, ये सर का फार्मूला है, हेड में डैंड्रफ का है, ये फॉलिंग का है, ये जॉइंट्स पेन का है, ये स्किन का है, सब लिखे हुए दवाइयाँ कौन सी कितनी कितनी मिकदार में। हमारे सामने उन्होंने दवाई तैयार की, हमारे सामने उन्होंने ऑइंटमेंट तैयार की, ऑइंटमेंट ली, उनकी ठीक थी। वो जो वैसलीन थी, क्रीम थी जो रहा थी, वो बहुत अच्छी थी मटेरियल में। और उसमें कितना कितना उसने आर्निका डाला, कितना जबरंडी डाला, कितना क्या डाला, क्या डाला, हमारे सामने तैयार की कि उसको ला के देखा कि हम छोटी मिकदार में अगर ऑर्डर कम आए रश तैयार करते हैं, और अगर बड़ा आए तो हम तैयार करके रख लेते हैं। हम अपने गोदाम में भी लेके गए जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मदर टैंकर भी थे, पड़े हुए थे, सब कुछ थे, उनका स्टाफ। और हेलियोस का कम से कम 50 लोग होते थे, सारे डिसेंट लोग, पढ़े लिखे डॉक्टर थे या फिर उसमें MSc केमिस्ट्री थे वो, कम से कम ना अपने लाइन में वो महारत रखते थे। और जो हमारे जहन में कभी ये गलती आती थी ना कि शायद यार दवाई में कतरे डले होंगे, नहीं दवाई तैयार होगी कि नहीं, गोलियां कहाँ पड़ी होंगी, शीशियां कहाँ पड़ी होंगी, वो कंसेप्ट दूर हो गए कि ऐसी बात नहीं है। वो एक एक शीशी को लेके एक दवाई तैयार करेंगे फिर दूसरी मंगाएंगे, ये नहीं कि सारी इकट्ठी निकाल ली और जनाब एक मैट्रिक पास भी नहीं बिठाया हुआ है, डालो, ऐसी बात वहां मैंने नहीं। अगर वो अब, हालांकि वो दवाई काफी महंगी है, हमने 10-10 पाउंड की भी एक ली है, 5 ml की, 10 ml की, लेकिन अब लगा कि वो जितनी मेहनत करते हैं और जिस तरह दवाई बनाते हैं शायद इतनी महंगी नहीं। वो दिखाया सारा कुछ और हमसे कुछ छुपाया नहीं है। डॉक्टर वो जॉन मॉर्गन थे, उन्होंने दिखाया सारा। फिर नेल्सन पे वहाँ इंडियन डॉक्टर के वहाँ इंचार्ज थे, उससे मिले। फिर हम हरमीन्स लेबॉर्ट्री थे, वहाँ पे अंग्रेज थे सारे, उनसे मिले। तो उनका अखलाक, यहाँ पे मैं कहूँ लेबॉर्ट्री में जाओ, अगले नखरे करो, ठीक है, अगर को किसी को विजिट करो, बैठो जी, तशरीफ रखो जी, वो सिर्फ वहां पे है कि आप टाइम ले लें, उस टाइम पे वो फिर आपके लिए कैद हो जाते हैं। वहां जो देखा है कि आपके लिए वो कैद है। अगर आपने 9 बजे कैद, आप 9 बजे पहुंचे और 12 बजे तक टाइम है, तो वो 9 से 12 किसी को टाइम नहीं देंगे, आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हर जगह देखा हमने। हमारे पास एक डॉक्टर साहब, उन्होंने होटल बुक कराया, तो वो सुबह हमें मिलने हैं 10 बजे, 11 बजे हमने चेकआउट करना था, तो वो 9 बजे आ गए। कहते आप चेकआउट करें 10 बजे, यहाँ टाइम की पाबंदी, ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ 10 बज गए तो आपको सामान बाहर होना चाहिए, वरना ये खुद निकाल के बाहर, क्योंकि अगले बंदे ने 10 बजे पहुंचना है, वो इंतजार नहीं करेगा। वो डॉक्टर साहब आए, तो वही जो पिछले एक दिन हमें बड़े अच्छा एंटरटेन कर रहे थे और खाना खिला रहे थे, 9 बजे कहते हैं आप लोग तो सोए हुए हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे क्लिनिक में टाइमिंग है, वहाँ मरीज का टाइम है, वो पता नहीं कहाँ से आएगा, तो मैं तो जा रहा हूँ। आप हम फिर बाद में उठे, वहां से चेकआउट किया, फिर उनके क्लिनिक भी गए, उनका क्लिनिक भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। डॉक्टर मोहम्मद अली उनका नाम था, क्लिनिक अच्छा था उनका, नॉलेज भी थी, दवाइयाँ भी बहुत थी, और देख के खुशी हुई हमें। बहरहाल जो हमारा ये टूर लगा है, ये टूर एक कामयाब भी रहा है, एक अच्छा भी रहा है। और इसमें ख़ास तौर पे डॉक्टर माजिद का मैं जिक्र करूँगा कि वहाँ लंदन का वो डॉक्टर है, वहाँ एलफील्ड में रहते हैं,
और उन्होंने 10 दिन हमारे साथ ही गुजारे, अपना क्लिनिक छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपनी गाड़ी लेके, और 10 दिन हमारे साथ रहे। पूरा इंग्लैंड, पूरा स्कॉटलैंड हमें सैर कराई, और ऑनलाइन ही फिर मरीज वो देखते रहे, तो उनका भी शुक्रगुजार। फिर हमें 1-2 दिन के लिए वहाँ पे डॉक्टर असद कमाल लैब के CEO वो आ गए, वो हमें लेके फिरते रहे, उन्होंने एक गाड़ी करा ली, स्कारलेट उस पे गए, हम वापस फिर आए, तो फिर बाकी 8 दिन हम डॉक्टर माजिद के साथ गए। तो बहरहाल हमारा टूर अच्छा रहा, कि जहाँ भी गए हमें अच्छे दोस्त मिले, अच्छे डॉक्टर मिले। वहाँ पे मैंने बताया कि एक कमिटमेंट है, ऑन टाइम है, आपको उस टाइम मिलना पड़ेगा। यहाँ हम सुस्ती कर जाते हैं ना, वहाँ सुस्ती नहीं होती। तो वहाँ पे एक और चीज़ है कि जो ओपन ही मैं कहूँगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हुआ कि पूरे इंग्लैंड में उनके वॉशरूम में कोई मुस्लिम शावर नहीं है। हालांकि कितनी दफ़ा मेरे रिश्तेदार वहाँ हैं, मेरी गप भी होती है, दोस्त भी आते हैं, किसी ने जिक्र नहीं किया था ना। तो हम जब लंदन एयरपोर्ट पे पहुंचे, बाथरूम के तो वॉशरूम, मुस्लिम शावर कोई नहीं। अब हम क्या करें जी, हमें तो आदत पड़ी पानी की, वहाँ टिश्यू पेपर है। मसला हो गया। मैंने कहा शायद ये एयरपोर्ट होगा, चले एयरपोर्ट पर कहा जी जल्दी से बंदा आता है, टिश्यू पेपर से गुजारा करे, अगली फ्लाइट पकड़े जाए। लेकिन जब वहां गए, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था। हाँ, किसी घर में वो फिर लोटे रखे हुए हैं अजीबोगरीब, जैसे एक दिया बना होता लंबा सा। तो हमारे लिए उससे भी इस्तेंजा करना मुश्किल होता है, तो हमें ऊपर वाला कमोड पे बैठ के अब लोटे से मुश्किल होता है। तो ये वहाँ डिफिकल्टी हुई। उसका हल क्या निकाला कि एक बोतल हमने अपने पास रख ली, अपने पर्स में, तो फिर हमें प्रॉब्लम कोई नहीं। चाहे हम होटल में गए, कहीं गए, अपना पानी बाहर से भरते थे, अंदर नहीं जाते थे, अपना लोटा अपने बैग में रख के फिरते थे। मेरा जब अफसोस हुआ कि बाकी उनके वॉशरूम देखे, वाइट चमके हुए, ठीक है, जैसे कहीं भी जाएंगे ना वॉशरूम साफ होंगे, अंदर पानी नहीं। पता नहीं वो नापाक ही रहते हैं, नमाज उन्होंने पढ़नी नहीं होती। तो ये देख के मुझे दुख हुआ कि इतना कुछ उन्होंने करना, इतना आगे बढ़े हुए हैं, यहाँ वहां पहुंच के वाकई लगा कि हम 50 साल या 100 साल पीछे हैं। यहाँ लोग कहते थे ना हम पीछे हैं। सऊदी अरब जाता रहा था मैं, दुबई तक मैं गया हूँ, तो बाकी वो तो इतना आगे नहीं है, हालांकि उनकी भी बिल्डिंग है सब कुछ, लेकिन यहाँ जाके अंदाजा हुआ कि वाकई हम 50 या 100 साल पीछे हैं। उनकी बसों का सिस्टम देखें, उनके रेलवे का सिस्टम देखें, कि हजारों ट्रेनें, हजारों, आप एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जाएं, दूसरी से तीसरी में जाएं, चौथी में जाएं, पांचवी में जाएं। आपने कराची जाना है, अपने मोहल्ले में भी आपके स्टेशन, ये नहीं कि वो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, पैदल वॉक पे आपके स्टेशन है, कि आप कम से कम 1 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे, स्टेशन आ जाएगा। हम नवाज शरीफ के मोहल्ले में रहते थे, जहाँ नवाज शरीफ रहता था वहीं पे हमारी राइट थी लंदन में, तो रोज उनके दरवाजे से भी आगे गुजरते थे हम। तो वहाँ गाली नहीं देते थे, सलाम करके चले जाते थे। तो हालांकि वो जगह बड़ी लगी जहाँ पे उनको गालियां भी दी जाती थी। बहरहाल अपना अपना ये अखलाक होता है, जैसा भी बंदा है एक रिस्पेक्ट होती है। तो वहाँ रिस्पेक्ट क्या है कि वहाँ पे फीमेल्स हैं, वो आपकी तरफ देखती भी नहीं है, वहाँ मेल्स हैं, वो आपकी तरफ नहीं देखते। आपने पाकिस्तानी लिबास पहना है शलवार में, वो नहीं देखते ये कौन है उनको। हाँ, अगर नजरें मिल गई हैं, स्माइल देंगे और इशारे से पूछेंगे ठीक है, वरना हेलो हाउ करके जाएंगे। वहां स्माइल है। वहां एक दफा मैं वैसे ही बैठा, अपनी जूती ठीक कर रहा था, चल चल के मुझे प्रॉब्लम हो गई, मैंने कहा जूती लूज करूं। तो वो एक औरत आई, कहती कैन आई हेल्प यू, मैंने कहा नहीं, ओके थैंक यू। तो एक दफा मैं सामान लेके अगली सीढ़ी पे आके खड़ा हो गया। होटल से हम चेकआउट कर रहे थे ना, तो मैं पहले आ गया बाहर, अभी बाकियों ने आना था, तो मैंने कहा चले, आखिरी सीढ़ी पे मैं नीचे पहुंच गया था ना, तो बाकियों ने आना, तो बाहर निकलेंगे। अब वहां से एक वो औरत आई, उसने कहा शायद ऊपर सामान नहीं चढ़ा रहा, उसने तो पकड़ लिया मेरा सामान, क्या नहीं हेल्प यू, मैंने कहा नहीं, आई एम कमिंग डाउन, ओके थैंक यू। तो वो इस तरह के लोग हैं, कोई परवाह नहीं है, ठीक है, चाहे उन्होंने जैसा लिबास पहना है, जैसे हैं, लेकिन अखलाकी तौर पे और माशरती तौर पे वो बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें ऐसी बात नहीं। बाकी वहां पर आप देखें कि आपके पास जेब में पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास कार्ड है तो मोबाइल पे, तो आप मोबाइल पे सारा पूरा लंदन फिर सकते हैं। आप एक स्टेशन से सुबह खरीद ले टिकट, वो पूरे 24 घंटे, सुबह अगर आपने लिया रात 12 बजे तक वही टिकट चलेगी, आपकी दूसरी ट्रेन पे, तीसरी पे, चौथी, पूरा दिन जितना मर्जी फिर। बाज का वही टिकट बस पे भी चलती है। अपने बसों में जाना है, हजारों बसें हैं, आप जिस बस स्टॉप पे जाएंगे 2 मिनट बाद बस आएगी, 2 मिनट बाद ट्रेन आएगी। यहाँ तो बंदा खड़ा रहता है, घंटा घंटा बाद बचा बस ही नहीं आ रही ना। तो वहाँ ये काम नहीं है, हजारों बसें हैं, हजारों ट्रेनें हैं, और हजारों प्लेटफॉर्म है, और
ट्रेन नीचे मंजिल 6 मंजिल नीचे उनके प्लेटफॉर्म है, और हमारे क्या एयरपोर्ट से भी खूबसूरत उनके वो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। आप अंदर जाएं, आपके पास टिकट है तो आप अंदर जा सकते, टिकट नहीं तो अंदर भी नहीं जा सकते, दरवाजा नहीं खुलेगा। और टिकट आपने ले ली है, और टिकट हर जगह लगाएंगे जहाँ स्कैन होता है, आपका दरवाजा खुलेगा, आपका ट्रेन पे बैठेंगे, ट्रेन पे कोई चेकिंग नहीं है, कोई ऐलान नहीं हो रहा था अपनी जेबों का ख्याल करें, कोई ऐलान नहीं हो रहा कि मुश्किल में नहीं है, ठीक है जनाब, ट्रेन सिर्फ 30 सेकंड रुकती है और 30 सेकंड में आपने चढ़ना है, 3 सेकंड उतरना, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुसाफिर रह गया और पीछे दौड़ रहा है हमारी तरह, नहीं। वो 30 सेकंड में चढ़ भी जाते, एक साइड से उतर भी जाते, दरवाजे इतने बड़े हैं, एक साइड से उतरते एक साइड से चढ़ते हैं। और अगर आप चढ़ गए हैं, उन्होंने देखा कोई बूढ़ा आदमी है तो वो जगह भी देते हैं। तो सारी उनमें खासियतें अच्छी वाली हैं आते, जो कि हमारे मुल्क में शायद बाद में हो जाए कभी। और ट्रेन सिस्टम देख के, बस सिस्टम देख के उनका लगता है कि वाकई वो हमसे बहुत आगे हैं। वो जी हमने कभी ट्रेन चेंज की है ना, हमने जाना है 1 घंटे या 2 घंटे के फासले, अभी 3 ट्रेनें चेंज की हैं। पहले अपने मोहल्ले की ट्रेन से गए हैं मेन ट्रेन स्टेशन, वहां से उस शहर की पकड़ी, उस शहर से उस मोहल्ले की पकड़ी। कार्ड चलता, अगर आपके पास वो एक कार्ड है वो चलेगा। वो दरवाजा खोलने के लिए, इन होने के लिए आपको स्कैन करना पड़ता है बस, उसके बाद गाड़ी में कोई चेकिंग नहीं है, ट्रेन में कोई चेकिंग नहीं, बस में कोई चेकिंग नहीं है, तो आप जहाँ मर्जी फिरें। और कई ऐसे भी हैं कि आपकी टिकट जैसे आपने 3 पाउंड की ले ली है तो पूरा दिन फिरेंगे, और कई जगह कोई पब्लिक प्लेस पे जाना है, आपने पार्क में जाना है, वही टिकट वहां भी काम आ जाती है। की जगह ऐसे भी है कि वहां भी अगर आपने महंगी टिकट ले ली है ना, तो वो वहीं पे भी काम आएगी उस दिन तक। बात का ये 2-2 हफ्ते की भी सुना उन्होंने पैकेज लिया है, महीने महीने की भी पैकेज लिया है, तो ट्रेन बहुत सस्ता है और ट्रेन बड़ी ईजी है। और जैसे आपने दूर जाना है कहीं 2 घंटे का, वो ट्रेन और है, और उसमें और अच्छा सिस्टम है, और अच्छी सीटें हैं, और अच्छी सस्पेंशन है, और उनकी ड्राइवर सब फीमेल चला रही थी, मैक्सिमम फीमेल ही देखे वही चला रही। हर जगह फीमेल ज्यादा है, मर्द शायद कम ही हो। होटलों में जाएं तो सेल वो वेटर भी फीमेल है, उनके मैनेजर भी फीमेल है, सब जगह जाए मेल भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन फीमेल बराबर का काम करती है, वो हर एक को काम करना पड़ता है। जो उनके बच्चे हैं 18 साल या 15 साल के बाद वो खुदा हाफिज कह जाते हैं। माँ बाप को भी पता है कि इसे खुदा हाफिज कह जाना है, बच्चों को भी पता है हमने खुदा हाफिज कहना है। तो फिर माँ बाप बूढ़े भी हैं, तो कई बूढ़े जोड़े, चाहे उन्होंने शादी की हुई है चाहे नहीं की, वो फिर रहे हैं अपने आखिरी उम्र में, अपनी खुद वो परचेज कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं और वो रह रहे हैं। हुकूमत उनको दे रही है, वजीफा भी दे रही है, स्कॉलरशिप देती, स्टिपेंड जिसको कहते हैं। बहरहाल मुख्तसर ये है, फिर कभी बैठेंगे तो इंशाल्लाह बात होगी। अब जैसा कि थोड़ा सा मैं माइंड पे बात करता हूँ, फिर रूब्रिक पे बात करता हूँ। अपने माइंड को मजबूत बनाइए, अपने माइंड को जितना मजबूत बनाएंगे आप उतने खुद मजबूत होंगे, आपके आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपके आने वाले गोल्स आपको मिल जाएंगे, आपके जो एम्बिशियस है वो पूरे हो जाएंगे। उस सोच में जो आपका ख्याल है उसको यकीन में बदलें, आपका जो तस्वर है उसको यकीन में लाएंगे। हम यकीन में नहीं लाते, अच्छा यार चले जाएंगे, अच्छा यार हो जाएगा, अच्छा यार हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके बारे में सोचें, तस्वर लाएं, ख्याल लाएं, उसमें यकीन बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए हो जाएगा। याद करें, चाहे आप किसी फील्ड में हैं, होम्योपैथिक फील्ड में हैं, अगर आज आप सोचेंगे कि मैंने होम्योपैथिक पढ़नी है और इसको समझना है, और मैंने 2 साल के में इसकी 100 दवाइयाँ पढ़ लेनी है, माइंड भी पढ़नी है, मोडेलिटी भी पढ़नी है, उसकी समरी भी पढ़नी है, और चाहे जो हो जाए ये मैंने करना है, आप सिर्फ 15 दिन ये काम करें, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, और फिर आप इसके बगैर नहीं रह सकेंगे। फिर आप अगर इसके बगैर रहेंगे तो आपको कुछ होगा कि नहीं, कुछ चीज कोई काम रह गया है जो कि मेरे करने वाला है। तो अपने ख्याल को, अपने तस्वर को यकीन करें, क्योंकि ख्याल की ताकत आपको पता है कि कितनी जबरदस्त है। आप ये देखें कि सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की है, कि अगर सूरज से लाइट भी आती है पता नहीं कितने लाख किलोमीटर फास्ट आती है तो 8 मिनट में पहुंचती है, आपका ख्याल उससे पहले पहुंचता है। जब आप खुद ख्याल की ताकत देख ले, सिर्फ ख्याल को यकीन बनाना है, अपने तस्वर को एक हसीन आइडिया बनाना है, उसको पक्का करना है, यकीन करना है। तो फिर क्या होता है, आपको जो इस पूरी कायनात में, आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में जब आप ये ख्यालात होंगे तो वो ख्यालात ही आपकी तरफ आएंगे, वही लोग आपकी तरफ आएंगे,
उन्हीं की आपको मिलेंगी, वेव्स आएंगी, लोग मुतासर होंगे, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह ताला ने ख्याल किया था ना, कौन फयकून, क्या था आपके सामने ना, ख्याल था। हम नाउजुबिल्लाह कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, अगर नबी रसूल भी कहता है ऐसा हो जाए तो वो काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इंसान भी कहता है कि ऐसा हो जाए, ना नबी की स्पीड पे होगा, ना किसी और की स्पीड पे होगा, ना हम नबी बन सकते हैं, ना हम पैगंबर बन सकते हैं, ना वलीउल्लाह बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका ख्याल पक्का होगा तो आपका काम भी होना शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह ने एक कुदरत रखी है, कायनात में एक काइनेटिक एनर्जी रखी है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी आएगी, आपकी एनर्जी नेगेटिव तो नेगेटिविटी आएगी। अपने ख्याल को होम्योपैथ बनाइए और होम्योपैथी के लिए करें। हमारी ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, और अगर आप होम्योपैथी के ही सोचेंगे, होम्योपैथी करें, हमारा फील्ड है, हमारा प्रोफेशन है, हमने करना ही है, हम क्लेम करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो जब आप करेंगे, आप आज कैंसर का सोच लें तो आप कैंसर में अचीवमेंट कर लेंगे। आज किडनी फेलर का सोचे तो आज किडनी फेलर में आप अचीवमेंट कर लेंगे। सिर्फ उस ख्याल को, उस सोच को आपने पक्का बनाना है, अपने तसव्वुर को उसको यकीन में बनाना है, तो फिर आप खुद देखें। आज से 1982 की बात है, जब मैंने अपना फर्स्ट क्लिनिक शुरू किया, तो मैं फिर रहा था, तो मेरे जहन में ख्याल आ रहे थे, पता नहीं पेशेंट आएंगे कि नहीं, क्लिनिक चलेगा कि नहीं, कोई और काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। 82 पे जरा देखिए, आप पीछे जाए, उस वक्त क्या कंडीशन थी मुल्क की, हालात की, पैसों की, सभी चीज़ों की। लेकिन मैंने अपने रब से दुआ की कि या अल्लाह ताला मुझे बस 25 से ज़्यादा पेशेंट देना है। और फिर मैंने एक और दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे इस काबिल करना कि मैं पिंडी के चारों कोनों में फ्री क्लिनिक खोलूँ, वहाँ से फ्री होम पे डॉक्टर हूँ। तो मेरे अल्लाह ने कई 25 मरीज बनाए, और 3 डिस्पेंसरियाँ खुल चुकी हैं, चौथी भी तैयार है, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं मिलते सही जिनको मैं रखूँ वहाँ पे। लेकिन चौथी भी खुल सकती है, 5वीं भी खुल सकती है, 6ठी भी खुल सकती है, क्योंकि जो लोग मेरी उन डिस्पेंसरी को देख रहे हैं, वहाँ जाते हैं, वो फिर आगे कहते हैं जी हमारे लिए काम लगाया, फिर डिस्पेंसरी खोल ले। मुझे इस तरह के डॉक्टर मिले जिनके पास नॉलेज हो, तो मैं वहाँ भी खोल सकता हूँ। बहरहाल, जो यकीन आप करेंगे वो यकीन हो जाए इंशाल्लाह। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, बीमारी का कोई पता नहीं होता, लेकिन जब आप एक अहद करेंगे कि मैंने ये काम करना है, इतने सालों में करना है, तो फिर अल्लाह ताला आपको बीमार भी नहीं करेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, बीमारी के आप पे अटैक होंगे, आप पे हमले होंगे, आप निकल आएंगे उनसे जल्दी। आपको अल्लाह टाइम देगा, मौका देगा, हालात ऐसे होंगे, आप निकल जाएंगे। इसलिए अपने यकीन को पक्का करें, अपने ख्याल को, अपने तसव्वुर को पक्का करें। आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके हाथ में होगा, और जो अचीव करना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह हो जाए। यहाँ तक कोई सवाल हो तो फिर हम आगे चलते हैं। जी है नहीं, वो लिक्विड में भी देते हैं, मेरे पास उनकी पोटेंशियल पड़ी हुई लिक्विड में है। वो तो आपकी अपनी मर्जी, ज्यादातर वो ग्लोब्यूल्स देते हैं कि क्योंकि पेशेंट उनको ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो वो पेशेंट को ग्लोब्यूल्स ही बना के देते हैं, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 8 ग्राम का। वो तो लिक्विड भी आपके तो 2.5 ml का लिक्विड भी बना देंगे। आपने 10 ml की आपकी जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ कम से कम 10 ml है, फिर 20, फिर 30, आपका जी 2.5 दे दें। तो अगर 10 ml की आपकी वो है 10 पाउंड की, तो 2.5 वो 6 पाउंड की, तो आप वो लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। नोजोड की भी कीमत ऐसी है, सीएम की भी कीमत उनकी एक ही है, 30 की भी है, उनकी कीमतें ज्यादा नहीं है। तो बहरहाल, और कोई क्वेश्चन? अब हम आपको पता है कि अल्लाह की सिफत का जिक्र करते हैं, हस्बे साबत, तो आज जो है अल्लाह की सिफत, अल्लाह के नाम की है, अल्लाह जल्ला जलालहू, कि अल्लाह का नाम, आप देखें कि अल्लाह का जो नाम है, अगर आप गौर से देखें कि अल्लाह कहें, अल्लाह पुकारें, अल्लाह दिल में जिक्र करें, मखफी जिक्र करें, ऊंचा करें, तो एक अल्लाह के नाम में कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है, कितनी चाशियों, कितनी मिठास आती है जब अल्लाह कहते हैं, क्योंकि अल्लाह है इतना बड़ा। आप खुदा कहें,
खुदा के अल्फाज में इतनी चाहत नहीं है, इतनी मिठास नहीं है, इतने आपको मज़ा नहीं आएगा जितना आपको अल्लाह कहने में मज़ा आता है। तो आप भगवान कहें, आपको वो मज़ा ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये क्या भी अल्फाज है, क्या चीज़। तो अल्लाह जो हमारे, अल्लाह ने खुद अपना नाम रखा है, कुरान में अपने आप को अल्लाह का है, अल्लाह का है। जब आप उसको अल्लाह के नाम से पुकारते हैं तो आपको एक अंदरूनी तौर पे एहसास होता है कि मेरा कनेक्ट किसी के साथ हो रहा है, मेरा कनेक्शन किसी के साथ हो रहा है। और जब कनेक्शन हो जाता है तो अल्लाह फिर आपका साथ हो जाता है। और अल्लाह का कनेक्शन सीधी सीधी सी बात है, जिसने कनेक्शन करना है वो दिल से माने कि अल्लाह एक है और इसका ना कोई शरीक है, ना कोई मबूद है, और इसी पे तवक्कल करना है। अगर ये अपने दिल में, अपने आप सबकॉन्शियस में अगर ये डाल चुके हैं तो फिर अल्लाह आपका अपना है। चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप हिंदू हैं, कुछ भी हैं, अगर ये भी आप मानते हैं तो अल्लाह आपका हो जाता है। फिर आगे जो अल्लाह ने कहा मुसलमानों के लिए, हम करते हैं, अल्लाह ने सारी दुनिया को कहा कि मुसलमान हो जाओ। लेकिन जो आप करते हैं फिर वो जो फर्ज है वो अल्लाह ने हदूद मुकर्रर किए हैं, कुछ अपने फर्ज दिए हैं, वो कुछ सुनते नहीं है, वो आप करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को इंट्रोड्यूस कराया। और मोहम्मद और अहमद भी अगर आप कहें तो आप देखेंगे, अगर आप कहते हैं आपके दिल को सुकून मिलता है, आपको अपनायत का एहसास होता है। अब अल्लाह है ही इतना बड़ा कि आप क्या कह सकते हैं। आप अगर कहते हैं अल्लाह कुछ नहीं, तो अल्लाह का तो कोई परवाह नहीं होनी। आप कहते हैं नहीं अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह की बात ही कोई नहीं, अल्लाह का सिस्टम ही कोई नहीं, अल्लाह की दुनिया का, अल्लाह को तो कोई फिक्र नहीं पड़ रहा। और अगर अल्लाह नहीं है तो अल्लाह ने मच्छर जो बनाई है क्यों बना दी। एक मच्छर है, उसकी आंखों में 25 लेंस है। इंसान की आंख में कितने हैं पता है आपको? कितने हैं? 3 लेंस। और मच्छर में 25 लेंस। ऐसे ही मच्छर ने पिछले 400 से पूरी दुनिया को बहुत मुश्किल नहीं डाला हुआ। अब देखिए कि एक आई स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि आंख का सिस्टम इंसान की देख के परेशान है कि ये आंख कैसे बन गई। रबड़ के शीशे हैं, रबड़ के कांच हैं, रबड़ के वो सारा बना हुआ है, प्लास्टिक के बना है, किस टाइप के बने हुए हैं। इस तरह की आंख नहीं बन सकती दोबारा। और अल्लाह इतना बड़ा है कि आप देखें कि अल्लाह कहाँ कहाँ पे लोगों को रिस्क दे रहा है, कितने प्रोफेशन है आप सोच नहीं सकते। उस दिन मेरे पास पेशेंट है, मैं कहा आप क्या करते हो किडनी वाला, कह जी हम आंतें बकरे की हैं वो बेचते हैं, आंतें बकरे की जिसको फेंकते हैं हम कूड़े, उसका बिजनेस है। तो ये देखिए कि इस टाइम 7-8 अरब एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में आबादी, अल्लाह सबको रिस्क दे रहा है। यहाँ 7-8 लोगों का एक फैमिली हो, उसके हेड को परेशानी होती है मैं कैसे पूरा करूँ। लेकिन अल्लाह 7-8 अरब इंसानों को बजक वक्त दे रहा है। फिर इससे 3-4 गुना ज्यादा हशरातुल अर्ज है, जमीनी कीड़े मकोड़े जानवर कितने हैं, अल्लाह सबको दे रहा है रिस्क। उनका क्या बिजनेस है अभी, मुझे बताएं। उनका तो प्रोफेशन ही कोई नहीं। उनको भी अल्लाह ने रिस्क का वादा कर दिया कि जब तुम दुनिया में आओगे ये तुम्हारी उम्र और ये तुम्हारा रिस्क है। हमें भी कहा हुआ है जब दुनिया में आओगे ये तुम्हारा रिस्क है, ये तुम्हारी उम्र है, तुम्हें हाथ दिए, तुम्हें पाँव दिए, तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तुम स्टडी करो और आगे चलो। मैं जब से इंग्लैंड गया हूँ मैं शुक्रगुजार कर रहा हूँ अल्लाह का। हालांकि मैं क्रिश्चियनों के मुल्क में गया, लेकिन वहां देखा कि अल्लाह ने इंसानों को इतनी अकल दी, उन्होंने इतने इतने काम कर दिए, इतनी खूबसूरत चीजें बनाई, इतने वो आईटी पे चल रहे हैं, इतने जनाब एडवांस चल रहे हैं। आपके मोबाइल से, आपके आईटी से इतने एडवांस हो चुके हैं। किसने किया? अल्लाह ने। है तो वो भी इंसान, उन्होंने उस यकीन से ये काम किया और वो हो गया। आज अगर राइट ब्रदर्स आज से 150 साल पहले जहाज ना बनाते, एक आइडिया दिया, एक प्रैक्टिकल किया, आज आप जहाज देखें कितने बड़े बड़े जहाज, 400-400 बंदा बैठता है, उनका सामान है। आप अंदर जाएं तो जनाब 200 कदम 250 कदम का लंबा जहाज है, लेकिन कैसे वो फ्लाई कर रहा है। आप देखें कितने मजे से तैयार होता है वहां में। सिर्फ 2 इंजन है, लेकिन साइंस फिजिक्स कैसी है कि इतनी स्पीड पे इसको हमने जमीन से उठाना है, इसके कम स्पीड पे चलाएंगे तो उठेगा नहीं। इतनी स्पीड होगी जब वो फ्लाई करता है तो 250 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा होता है, और अगर वो 150 पे जाए तो फ्लाई नहीं कर सकेगा। छोटा जहाज होगा वो कर लेगा, बड़ा जहाज के लिए 250-300 जमीनी स्पीड होगी तो फिर वो फ्लाई करेगा।
और उसको पता है कि जब फ्लाई करूंगा इसके विंग्स को मैंने कौन से पोजीशन पे लाना है ताकि उसको ऊपर उठाएंगे, और ऊपर की हवा कितनी उसके इंजन में आएगी जो पीछे खींचेगी, उसको रास्ता देगी, क्लियर करेगी और ये आगे चढ़ेगा। साइंस है ना, ये तो अल्लाह ताला ने देखिए माइंड दिया ना कि जहाज बनाया है। अल्लाह ताला ने माइंड दिया, अल्लाह ने आर्यमन को क्या दिया बताएं? एक उसने साइंस पेश कर दी, एक इलाज पेश कर दिया जिसका मुतबादिल नहीं है, जिसका आजकल मुकाबला नहीं हो सकता, और हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ते उसके मुकाबले। तो वहां पे साइंस ने ऐसा कुछ किया हुआ है कि आप परेशान हो जाते हैं कि इतनी इतनी चीजें हों। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दिमाग दिया, साइंस दिया। तो इससे ज्यादा आप देखें कि अल्लाह का प्रोफेशन के बगैर कितने शातुल अरसलाक वगैरह सुबह जाते हैं, वो खूब खाते पीते हैं, अपना चले जाते हैं। तो जो कितने ही ऐसे जानवर हैं, कितने परिंदे जिनको पता होता है हमारा आखिरी टाइम है, वो जंगलों में चले जाते हैं और वहां मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। और उससे भी 4 गुना ज्यादा आपके समुद्री मखलूक है। आप जरा देखिए, अल्लाह उनको रिस्क दे रहा है। एक व्हेल जो मछली है उसकी एक टाइम की खुराक 5 टन की है, और हजारों के लाखों व्हेल मछलियां हैं, और एक टाइम में वो 5 टन खाती है। आप खुद सोचे अल्लाह कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे दे रहा है, कितने किलोमीटर नीचे उनको समुद्री मखलूक को जनाब अल्लाह खुराक दे रहा है। और कहीं अब पहाड़ पे आप चट्टान तोड़े, पत्थर तोड़े, अंदर से जिंदा कीड़ा निकल रहा है और वो भी चल रहा है। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है तो और क्या। फिर उसके बाद आप देखें कि कितने बैक्टीरिया वायरस है जो हम देख ही नहीं सकते, खरबों में है। अगर अल्लाह वो बनाई दे दे, वो नजर दे दे कि हम वो बैक्टीरिया देख सकें, वो तो हम इस कमरे में नहीं बैठ सकते, इस कमरे में नहीं, दुनिया में कहीं रह सकते कि ये क्या चीज उड़ रही है, हमारे अंदर जा रही है, हमारे बाहर आ रही है। हम छींकते हैं तो कितनी निकलती है जनाब, फुहार निकलती है कि हमारे मुंह में जा रही, और वो अंदर जाके हमारे सेहत के लिए भी जा रहे हैं, बीमारियों का भी मुकाबला कर रहे हैं, और अंदर से हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं। कितने खरबों में अल्लाह उनको रिस्क दे रहा है। कौन सा प्रोफेशन है? वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक पैथोजेंस है, उनमें जान है, सब कुछ है, पूरा प्रोसीजर है, लेकिन वो भी चल रहा है। आप देखिए, नजर नहीं आ रहा। लेकिन यही पैथोजेन, यही वायरस, बैक्टीरिया आप जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं आपको सब नजर आ रहा होता है भी, हाँ ये चीजें हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। और उन्हीं बैक्टीरिया से, वायरस से कितने नोजोड बन रहे हैं। आप जरा देखिए कि हमारी बीमारियों से कितने नोजोड बनते हैं, और वो नोजोड को आप पोटेंसी में ला के कितने लोगों को दे रहे हैं, और वो नोजोड लोगों को ठहराव दे रही है, लोगों को बेहतर कर रही है, उनकी पोजीशन ठीक कर रही है, हेल्थ को रिकवरी कर रही है। कहाँ से? वहीं से जो हमें नजर भी नहीं आ रहे, उनके मवाद से, उनके टिश्यू जो बन रहे हैं खराब, वहां से आ रहे हैं। कितने बहुत है। फिर अल्लाह को तो देखे कितने जिन है, कितने जिन है, उनकी कोई क्वांटिटी नहीं, किसी ने आज तक नहीं बताई, खरबों में है। उनका पूरा एक सिस्टम चल रहा है, वो चल रहे हैं, देखिए हमें नजर नहीं आ रहे। उनकी फैमिलीज हैं, उनकी बरादरीज हैं, आपस में रिश्तेदारी है, उनकी शादियां होती हैं। कहाँ हो रही हैं? भी हवा में हो रही है, क्या हो रही है? ख्यालों में हो रही है। लेकिन एक चीज हो रही है ना, कभी बच्चे हो रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन हो रहा है। तो अल्लाह कितना बड़ा है, कैसे कैसे सिस्टम हमारे सामने किए। फरिश्ते देखे खरबों में, अल्लाह ताला उनको भी चला। तो जब अल्लाह कहता है कुन फयाकुन, तैयार हो जाती सब चीज। इस जमीन आसमान को भी बनने में 7 दिन लग गए थे। एक प्रोसीजर के तहत होती है, एक केमिकल तब्दीलियों के तहत होती है, एक फिजिक्स के तहत होती है, केमिस्ट्री के तहत होती है, आपकी ज्योमेट्री के तहत ये दुनिया बनी, पहाड़ बने। जहाँ पहाड़ों की जरूरत है अल्लाह ने पहाड़ बनाए, जहाँ पानी की जरूरत है 1/3 पानी। आप देखें कि 1/3 पानी, यहाँ देख के आप इग्नोर कर देते हैं ना कि 1/3 पानी है। कि जब आप जहाज पे सफर करें फिर आपको ऊपर पानी पानी नजर आता है। ये मुल्क इतने छोटे हैं कि ऊपर से आप देखते हैं कि मुल्क गुजर गया, पानी शुरू हो गया। ऊपर जाके आपको पता चलता है वाकई 1/3 हिस्सा पानी है। तब देखे फरिश्तों को। तो फिर जब अल्लाह है तो अल्लाह से अल्लाह का जिक्र करे। अल्लाह ने कितनी बड़ी बात किया जी कुरान में कि आप मेरा जिक्र दुनिया में करो, मैं आपका जिक्र ऊपर करूंगा। इससे और क्या चाहिए? कम से कम अल्लाह को एक माने, इसका शरीक ना बनाए, इसका महबूद ना बनाए, उसी पे तवक्कल करें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हमारा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान कब्रों पे जाकर मांगता है। अभी सख्ती से मना की गई। इमरान खान आया,
उसने क्या किया था? 2 सजदे किए थे ना, सबको पता है। अल्लाह ने उसको वजारत दी और कहाँ ऊपर से जाके नीचे फेंका और नंगा भी किया। बाकी भी साथ ऐसे ही, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सब ऐसे ही, ये भी कब्रों पे जाते हैं। यहाँ से प्राइम मिनिस्टरशिप मिली, यहाँ से गवर्नरशिप मिली, यहाँ से जगह से मिले, दादा दरबार पे पहुंच के चादर चढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो क्या होता है, खुद देख ले कहाँ कहाँ तक पहुंच के नीचे गए। ठीक है, नवाज शरीफ एंड कंपनी ने काम किया, सड़कें बनाई, मुल्क में तरक्की की, सी पे जो भी किया, ठीक है। कुछ लोग तो नहीं मानते ना, हकीकत की आंखें खोले, रियलिटी देखी, उसने किया, अल्लाह ने फिर भी उठा के नीचे फेंका। तो भाई नहीं, जब तक मुझे नहीं एक मानोगे तुम कामयाब हो नहीं सकते। तो हम अपने अपने लेवल पे, हम मजदूर हैं, हम लेबर हैं, हम क्लर्क हैं, हम बैंक अफसर हैं, हम डॉक्टर, हम इंजीनियर हैं, हम मिडिल मैन हैं। अगर हम अल्लाह को एक मानते हैं तो आजमाइशों से बच। लेकिन जहां हम मांगेंगे दूसरों से तो दीन से खारिज। और अगर आप कब्रों पे जाके मांगते हैं और उनको कहते हैं कि ये देंगे अल्लाह के मुकाबले में, तो हो सकता है आपका निकाह ही टूट चुका हो, आपको दोबारा निकाह भी करना पड़े, आप मुसलमान ही हैं। तो इसलिए अल्लाह को अगर दिन में हम सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह कह के आंखें बंद करके पुकारें, तो अल्लाह से एक दोस्ती होती है, अल्लाह से एक मोहब्बत होती है, आप अल्लाह के होते हैं, अल्लाह आपका हो जाता है। और जब अल्लाह पे आप तवक्कल करते हैं तो भी मुश्किल नहीं होती। आजमाइशें आएंगी, बीमार, आपके पता है फरिश्ते और सारे नबी भी हुए, पैगंबर भी हुए, बीमार सब हुए, बीमारी आएंगी, लेकिन उस बीमारी में भी आपको सुकून होगा अगर आप अल्लाह के। ठीक है जनाब, तो अल्लाह का जरूर विर्द करें, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं, इंशाल्लाह वो राहें खुलेंगी। तो जब अल्लाह का जिक्र करेंगे इसके साथ कि अल्लाह एक है, इसका कोई माबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, इसी पे तवक्कल है, अगर यही सोचेंगे तो आपकी तीसरी आंख आपको खुलती नजर आ जाएगी। तो कहते हैं ना, अल्लाह वालों की तीसरी आंख खुलती है, किसी की तीसरी आंख खुली होती है। तो तीसरी आंख जब खुलेगी, जब आप इस पे पक्के होंगे, तीसरी आंख खुलेगी, जो आपने सुना हुआ है वो आपको नजर आएगा, तो फिर आप पक्के होंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अल्लाह के साथ दोस्ती की। ठीक है जनाब, अब इसके बाद जो हमारा रब्रिक है तो वो है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस फील्स हिज, कि वो अपने आप को कहता है मुझे इम्पोर्टेंस दे, मुझे इज्जत दे, मुझे तकरीम दे, मेरी बात माने। आप देखें कितने बंदे आएंगे ऐसे कि आपके पास मियाँ बीवी है, मियाँ कह रहा है बीवी तो कहना मानती नहीं, ये तो कहती है मेरी बात माने, मुझे रिस्पेक्ट दे। आप हैं एक मिडल, लेकिन ये कहती है मैंने 5 स्टार होटल में खाना खाना। किसी फंक्शन में जाना है तो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छे से अच्छा जेवर पहनना है, मेकअप करना है, महंगे से महंगा मेकअप करना है। मुझे वहाँ प्रोटोकॉल मिले तो मैं जाऊंगी, वरना मैंने नहीं जाना। इसी तरह कितने आदमी हैं, अगर कहीं जाना है, मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा तो मैंने जाना है वहाँ, मैंने नहीं जाना। चाहे वो सियासी फंक्शन हो, चाहे कोई जाति फंक्शन हो, घर का फंक्शन हो, शादियाँ हो, वो कह रहे हैं हमें पार्टनर्स मिले, हमें गाड़ी तक लेने आए, हमें 2 बंदे अंदर जाके बैठाएं, और हम सोफे पे बैठाएं, फिर हमारे जाके टेबल पे हमें पेश करें, तो वो इम्पोर्टेंस फील्स हिज में आते हैं। और ये आपने सुना होगा ना कि शादियों में कभी फूफा नाराज, तो कभी खाला नाराज, तो कभी मामू नाराज, तो सारी यही होते हैं। तो चाहे हमें पार्टनर्स मिले कि हमारे घर आए हैं, तो हमें कार्ड क्यों नहीं दे के गए, हमें मिल के क्यों नहीं, हमें फोन पे क्यों इनवाइट किया, क्यों नहीं आया, साथ मिठाई का डब्बा क्यों नहीं आया, आके हमारी मिन्नतें क्यों नहीं की। तो ऐसे कितने भी आप देखिए, आप आते हैं कितने आएंगे, आपके बाद क्यू है, लाइन है, टोकन है, लेकिन डॉक्टर साहब को तरीका करें टोकन के बगैर आ जाए। तो ऐसा तरीका करें कि हम पहले आपको दिखा दें, आप जब बिल्कुल फारग हो उस वक्त हमें बुला लें। हालांकि उनको पता होता है बिल्कुल फारग जब डॉक्टर होता है उतनी थका होता है, उसका उस तरफ दिल नहीं कर रहा होता पेशेंट, देखो वो कह रहे हैं हमें बुला लें। तो ऐसे पेशेंट कितने हैं कि उनको तकलीफें उनकी ठीक नहीं हो रही, वो इम्पोर्टेंस चाह रहे हैं, अपना कोई इम्पोर्टेंस चाहते हैं, चाहे किसी फंक्शन में जाएं, ये हमें इम्पोर्टेंस दें। तो अगर वो ऐसे लोग हैं तो उनकी कोई मर्ज ठीक नहीं होगी जब तक आपको इन माइंड के सिम्टम पे आप मेडिसिन नहीं देते। आप देते रहे उनको, कोई बीमारी हो गई है जनाब, उनको ओसीडी हो गया है, ठीक है जी, उनको डिप्रेशन हो गया है, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, एंग्जाइटी हो गया है, आप देते रहे दवाइयाँ, पैसिफ्लोरा के क्यू के क्यू, पौंडों के पौंड पिला दें, आप काली फास के ढेर लगा दें,
आप काफिया के दे दे, नहीं ठीक होंगे। उनकी एक यहाँ चीज घुसी हुई है कि मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए, चाहे वो डॉक्टर के पास इंपॉर्टेंस चाहिए, चाहे मैं राजा बाजार में जाऊं वहां इंपॉर्टेंस चाहिए, और जब मैं कहा ट्रैफिक में फंसा हूं तो सबसे पहले मुझे रास्ता मिलना चाहिए। अगर मैं किसी दफ्तर में गया हूं तो मुझे जनाब वो आकर बाहर से लेके जाए अफसर। तो अगर खानदान में गए हैं तो जी खानदान वाले पहले मिलते करें, उसको बुलाएं तो अब मैं जाऊंगा, और मुझे फिर बाहर गाड़ी से रिसीव करके लेके जाए। ऐसे आदमी हमारे दाएं बाएं मौजूद है, ऐसे कई शो नहीं करते लेकिन नाराज रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जहन में, और जहन में ये चीज घुसी हुई है, और वो घुस के सबकॉन्शियस में जा चुकी है, और सबकॉन्शियस में जब जा चुकी है तो यहाँ से निकलना आसान है। कैसे जा चुकी है कि वो जनाब सोच रहे हैं कि मुझे इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। उनके हार्मोन जो है वो चेंज हो चुके हैं, उनके केमिकल जो है वो चेंज हो चुके हैं, और उनके अंदर उनके खून में सरायत कर रही है चीज की हमें इज्जत चाहिए। उनके रगों में, उनके नर में चीज सरायत कर चुकी है कि मुझे इज्जत चाहिए, मुझे चाहिए, लाशूर फिक्स हो गया, सबकॉन्शियस फिक्स कर लिया मुझे इज्जत चाहिए। तो उनकी कोई कैसे बीमारी ठीक होगी, उनकी काज ही ये बन रही, उनके केमिकल्स ही नेगेटिव बन रहे हैं, उनके मालिक्यूल्स ही नेगेटिव बन रहे हैं, उनको सेहत दे ही नहीं रही। तो जैसे आप अपनी दवाई इसको देते हैं, और वो जब इनकी आदत खत्म होती है ठीक होना शुरू हो जाते हैं। कितनी दफा देखा, बीसियों नहीं सैकड़ों दफा देखा कि जब माइंड पे दवाई दी तो वो फिर महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, फिर वो दिनों में ठीक हो गया, फिर वो चला गया, गायब हो गया। 6 महीने गायब, साल गायब, 2 साल बाद आया, डॉक्टर साहब मैंने कहा हाँ जी ठीक थे, हाँ जी मैं तो ठीक हो गया, मैंने कितने पेशेंट आपके पास भेजे हैं। तो माइंड को पकड़े, माइंड की दवाई दे, और फिर उसके साथ, इसके साथ आप जो भी दवाई देते रहेंगे ना, आप उसको देखें कि एलोपैथिक वाले क्या कहते हैं, माइंड की दवाइयां ट्रंकलाइजर दे रहे हैं, इसको सलाह देते हैं, ठीक है, और उसको सिरप दे देंगे ताकत के, वो कहेगा जी भूख ही लगती, भूख का सिरप दे दिया, ठीक है, ताकत का सिरप दे दिया। जिनको बालाबा की सख्ती आई हुई है, एलोपैथ डॉक्टर तो हर जिनको बालाबा लिख रहा है, होम्योपैथ लिख रहा है, कब काम नहीं करेगी सिम्टम हुआ है, देख देख। इससे अच्छा अपना स्टेवा काम कर रही है हमारी, इससे अच्छा अल्फाल्फा काम करती है। बस एक चढ़ गई यूट्यूब पे जिनको बालाबा तो चढ़ गई। तो इसलिए आप इलाज करेंगे तो होगा। अगर इसी की वजह से उनके टिश्यू ही खराब हो चुके हैं, उनको शुगर हो चुकी है, उनको ब्लड प्रेशर हो चुका है, कैसे ठीक होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप माइंड को पकड़िए। अगर ब्लड प्रेशर टिश्यू में, ब्लड प्रेशर की वजह से उनको आर्टियोस्क्लेरोसिस हो गया है, उनको स्टेनोसिस हो गया है, उनकी वेन्स ब्लॉकेज हो गई है, प्लेट उनकी कैल्सिफिकेशन हो चुकी है, तो आप देते रहना, नहीं फर्क पड़ेगा। हमसे ज्यादा रिसर्च की है ना एलोपैथिक ने, दवाइयां निकाली है ना खून पतला करने की, तो ठीक तो नहीं हो रहा, पूरी उम्र खिलाओ। तो हमें तो पूरी उम्र नहीं खानी पड़ेगी, आप मेहनत करके उसके माइंड पे जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। वरना हम भी कैरेटेकस दे रहे हैं, कैक्टस दे रहे हैं, पैसीफ्लोरा दे रहे हैं, पीते जाओ, ग्लोनाइन दे रहे हैं, रावुल्फिया दे रहे हैं, पीते जाओ, क्या होता है, वक्ती तौर पर फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब हम इस तरह माइंड पे जाएंगे तो आप देखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर दिनों में ठीक होगा इंशाल्लाह, फिर अब महीने हफ्तों की बात नहीं। कुछ लोगों को नींद आ रही है, चाय पिए ताकि नींद सिंह ठीक हो, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखिए कि इस इम्पोर्टेंस, तकलीफ कोई भी है, चाहे उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, आप दवाई देंगे, आप नोजोड देंगे, उसकी बीमारी रुक जाएगी, उसकी बीमारी की जो वर्सेशन है, प्रोग्रेशन है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि नोजोड उसी जगह का मवाद है जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है। आप वो प्रोटेस्ट करके देते हैं तो वहां पे वो जाके एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, उसको रोक। आप सारकोड देंगे, वो भी ये काम करेगा, उसकी बीमारी को रोकेगा। लेकिन हमारे कुछ सारकोड, कुछ नोसोड ऐसे हैं कि जिनमें पूरी सिम्टम है माइंड की, जिस्म की मोडालिटीज हैं, अगर उनके मुताबिक दवाई जा रही है तो उससे भी ठीक हो जाएगी। माइंड के लिए आप देखें कि फिर सबसे पहली दवाई प्लाटिनम है, आपको प्लाटिनम देनी पड़ेगी। और ऐसे मरीजों के लिए
मैं कह रहा हूं कि प्लाटिनम सीएम में बार बार देनी पड़ेगी। अगर आपने सोच लिया प्लाटिनम सीएम एक देके भूल जाएंगे तो वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि वो उसके अंदर तक ये जा चुकी है। सोच जो भी है, दिमाग के सिम्टम उसके खून में वो सर्कुलेट कर रही है, उसकी नर्व्स में उसके जो मालिक्यूल्स हैं उसके अंदर चले गए हैं, और मालिक्यूल जाके डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं, एटम को डिस्टर्ब करते हैं, माइटोकार्डिया को डिस्टर्ब किया उन्होंने। इसलिए एक नहीं, कम से कम उनको एक दिन में 3 दें, फिर दें, हफ्ते बाद नहीं फर्क पड़ा दे दें, हफ्ते बाद नहीं फर्क पड़ा दे दें। कुछ मरीजों को पहले 3 डोज फर्क पड़ेगा, कुछ को हफ्ते में देंगे, कुछ को महीने में देंगे, 4 दफा, मतलब 4 हफ्ते, 3 3 6 3 9 12, फिर जाकर उनको फर्क पड़ेगा। क्योंकि इस किस्म के लोग हैं वो अंदर से बड़े सख्त हुए होते हैं और अपने आप के डीएनए चेंज कर चुके होते हैं। और ये अगर उनका पहले पीछे से आ रहा है, इनहेरिट हो रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, गुस्से वाली ये सारा इनको आते होती हैं, तो फिर आपको हो सकता है पूरा महीना ही देनी पड़े। सीएम से डरते हैं तो मुझे नहीं पता, सीएम से डरते हैं, सीएम सबसे सेफ दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आपकी सीएम गलत भी दे दी, उसकी बनती नहीं, उसका काम ही नहीं करेगी, निकल जाएगी चुप कर, एडजस्ट ही नहीं होगी, अब्जॉर्ब भी नहीं होगी, अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ जायका चखेंगी मीठा, और कुछ नहीं होगा। और अगर आपकी सिम्टम गुलाब बन गई है तो विद इन सेकेंड, ठीक है, कि लम्हों में उसको पता चल जाएगा कि मैं ठीक हूं। लेकिन ऐसा होता है सोचने के बाद, पढ़ने के बाद, रिपोर्टाइज करने के बाद, अगर आप समझेंगे कि कल से ये काम शुरू हो जाएगा, 10 के 10 भी ठीक होंगे, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, देनी पड़ेगी ट्रू मेडिसिन। हमारी मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट, आप प्लाटिनम को बाइंड पड़े, कितनी सारी सिम्टम हो जाएंगी। इसकी दूसरी दवाई है सेट्रामोनियम। अमूमी तौर पर सेट्रामोनियम को ऐसे काम पे नहीं दी जाती, लेकिन हमारी पट्टी में लिखा है कि अगर वो चाहता ही है मुझे इज्जत मिले, मुझे प्रोटोकॉल मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो फिर सेट्रामोनियम भी दवाई है। सेट्रामोनियम में फिर हो जाएगा कि वो लोग होते हैं जो इल्यूजन का शिकार होते हैं, डिल्यूजन का शिकार होते हैं कि जी नहीं ऐसे ही होना है, जी धोखे में शिकार है, जी ऐसे ही होगा, अपने धोखे में आई हो तो फिर सेट्रामोनियम भी। आप देखिए ना कितने सारे लोग हैं बाबों के मुखालिफ हैं, हमारे नेक जो लोग हैं जिनको अल्लाह वाला कहते हैं उनके मुखालिफ हैं कि तवीज नहीं काम करेगा जी, फूक नहीं काम करेगी जी, हालांकि काम करते हैं। सब लोग उसकी मुखालफत करते हैं, डॉक्टर मुखालफत करते हैं, नहीं, वो भी मरीज ठीक कर रहे हैं। मैं तो गया हूँ, मैं तो जाकर स्टडी की, देखा हुआ, बड़ा टाइम जाया किया, बड़ी दूर दूर गया हूँ, मेरे साथ मेरी टीम के बंदे गए, यहाँ भी 1 2 बंदे बैठे हुए इस वक्त जो मेरे साथ गए, हम तो जाके देखे करते क्या, उनके पास भी वो मरीज ठीक हो रहे हैं। तब वो कौन से मरीज ठीक हो रहे हैं? वो मरीज जिनको तकलीफें हैं और अभी पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं आई, वो ठीक हो रहे हैं। ऐसे रश क्यों लगा हुआ है? इतनी दूर कौन जाता है मुझे बताएं, कि वो जो पहाड़ों पे बैठा हुआ है कोई बंदा, और यहाँ से कोई प्राइवेट आप जाएंगे ना वहां पे, तो वहां जाती गाड़ियों वाले चंद लोग हैं, टैक्सियों पे आ रहे हैं, गाड़ियों पे आ रहे हैं, हजारों रुपए दे के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? वो इसलिए फर्क पड़ा है कि जो उनकी डिल्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं, और ज़ईफुल एतकादी है, वो ठीक हो रहे हैं। एंग्जाइटी है, खौफ है, परेशानी है, और आपकी एंग्जाइटी की वजह से हम एकोनेट दे रहे हैं, हम आर्सेनिक दे रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, खौफ है। वहां पे जाके जब वो देखते हैं कि यहाँ पे मरीज ठीक हो रहे हैं, उनकी एंग्जाइटी की वजह से उनको कमर दर्द है, एंग्जाइटी की वजह से उनको जोड़ों में दर्द है, एंग्जाइटी की वजह से फैटी लीवर है, एंग्जाइटी की वजह से पैल्पिटेशन है, एंग्जाइटी की वजह से इंजाइना पेक्टोरस हो रहा है, एंग्जाइटी की वजह से उनको जनाब पेशाब में रुकावट है। तो वहां जब जाके वो इलाज करते हैं, एंग्जाइटी का ठीक होते हैं, उनकी बातों से, उनके दम से, अंदर से उसे सोचा होता है कि मैं वहां जाके ठीक हो जाऊंगा, तो वहां से ठीक हो रहे हैं। मेरी बात पे कुछ रिसर्च करेंगे लोग, जब सुनेंगे ये लाइव जाएगा तो करें भी। मैं तो खुद गया, मैंने देखा हुआ है ना, आप भी खुद चले गए, मैंने वहां कितने बड़े डॉक्टरों को देखा बैठे। मैं अपने इलाज के लिए नहीं गया, लेकिन मैं किसी के साथ गया हूँ, मरीज को लेके गया हूँ, देखो तो सही, जिसने कहा ये ऐसा हुआ, मैं चल पड़ा था। तो जितने भी ऐसे पेशेंट हैं जो नफ्सियाती हैं, जो मेंटली एंग्जाइटी हैं,
डरपोक हैं, या इल्यूजन का शिकार है, डिल्यूजन का शिकार है, एलुसिनेशन का शिकार है। ये जिन, ये भूत, ये 99% तो नहीं होते। इंसानों के पास क्या काम है उनका? अपनी कौम उनके पास है कभी निपटने के लिए? हम जेल में बिठा लेते हैं जिन भूत, अगर से उससे भी कह दिया जिन भूत है, और कितने वहां से ठीक होते हैं ना, हाँ जी इसने ठीक कर दिया। आपके पास भी जब आते हैं, आपके पास भी 25 पेशेंट तो सिर्फ आपका सुन के ठीक हो रहे होते हैं। हम जब क्लिनिक खोलते हैं, वो जी फलां जगह से आया जी, मेलसी के किसी गांव से, किसी तहसील से, बेचारा गेट पे बैठा हुआ है, किसने भेजा अभी उसको? किसे सुन सुना के अल्लाह ने उसका पता किया? फिर हम सोचते हैं यार, अल्लाह कहता है कि मैं रिस्क ऐसी जगह से दूंगा तुमने सोचा भी नहीं। वो आया और वो वहीं से ठीक होना शुरू हो जाता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा कि वहाँ ये वाले मर्ज ठीक होते हैं। रोज आते हैं ना ऐसे भी, हम ठीक होते हैं। तो 25% तो वो ठीक हो जाते हैं आपके, फिर अच्छे रहते हैं बस। आपका रिएक्शन अच्छा है, आपका अखलाक अच्छा है, आप उसको हंस के मिलते हैं, दूर से उसको चाय पूछते हैं, उसको स्माइल करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हालांकि वो दूर वाले लोग बेचारे बड़े गरीब होते हैं, 10-10 हज़ार किराया दे के आ रहे होते हैं। आप उनको अगर 1 मिनट भी ना दें, 2 मिनट भी ना दें, जब आप उनकी बात सुनते हैं, फिर बात अकॉर्डिंग टू मेडिसिन देते हैं, तो डबल फायदा हो जाता है। लेकिन आधे मरीज आपके 50-25 पर ऐसे ठीक हो रहे होते हैं, और इससे ज्यादा 50% वहां से भी ठीक हो जाता है। तो आप खुद सोचें कि अगर शफा नहीं मिल रही तो वहां जाता कौन? दोबारा कौन जाएगा? आपका भाई आपके पास दोबारा नहीं आएगा अगर आपको शफा नहीं मिली। आपका चचा आपके पास दोबारा नहीं आएगा, उसको दवाई से आराम नहीं है। आपकी खाला, आपकी कजन, फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा नहीं होगी। क्या है? आपका रिश्ता है। मिलते हैं, देखते हैं, उनको पता है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको फायदा नहीं, वो भी नहीं आएंगे। तो वहां जा रहे हैं तीनों। तो वहां जितने सोचों के अमराज हैं, आपके वहम है, आपके नफ्सियात हैं, अभी पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं आई हैं, और वो जाके वो ठीक हो रहे हैं। ये सारा माजरा छोटा है, वहां पे जाके ठीक हो रहे हैं। और आपकी सोच से भी कई आप देखें ना, कितने मरीज आते हैं, वो टेस्ट कराते हैं, जोड़ों का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, रूमेटाइड आर टेस्ट जो है वो तो नेगेटिव आ रहा है, ना आपको तकलीफ ना आपके खानदान में। तो उनकी सोच से प्रॉब्लम हो रही है, आप सोच को ठीक कर दें। फाइब्रोमेल्जिया को उन्होंने कह दिया ये लाइलाज है, ऑटोइम्यून में कर दिया। फाइब्रोमेल्जिया का मतलब है कि आपके पूरे जिस्म में दर्द, आपके एक एक अंग में दर्द, एक एक मसल में दर्द, फाइब्रोमेल्जिया। सिर्फ उसके माइंड का इलाज करें, फाइब्रोमेल्जिया ठीक हो जाए। वो जो चाह रहा है वो दें, और वो जो कमी महसूस कर रहा है वो पूरी करवाएं। आप मेडिसिन से पूरी करें, अपनी बातों से पूरी करें, उसके घर वालों को कहें, उसके माँ बाप को कहें, तो उसका फाइब्रोमिल्जिया ठीक हो जाए। मैं 2 मिनट ब्रेक करता हूँ, अजान हो रही है। जब हम आते हैं मेडिसिन की तरफ, अगर कोई सवाल हो तो मैंने माइंड पे डिस्कस किया तो उसका बताएं, मैं जवाब देता हूँ, कुछ चीज का सवाल हो तो, क्योंकि सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज माइंड ही है। देखें, आप हाल मुझसे पूछ रहे हैं एज ए मेडिकेशन हाल पूछ रहे हैं, या घर का कैसे ठीक करना है? ठीक है, अरे स्टाइल ऐसा किया ना, तो कौन सा हाल बता रहा है? कल्टी फैक्ट्री है जनाब के, खर्चे कम करें और इनकम ज्यादा करें, ठीक है। यही होगा कि यहाँ पे आदत पड़ी हुई है कि पाकिस्तान में एक लोग कमाता है, दो बाकी खाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में सारे कमाते हैं, सारे खाते हैं। मैंने इंग्लैंड में भी जाके देखा, सारे ही कमाते, सारे खाते। मैंने वहां देखा बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी लड़कियों को, मेरी उनको में आंसू आ गए। वेटर बनी बेचारी, लेकिन मेडिकल में पढ़ रही, इंजीनियरिंग पढ़ रही। यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग वाली बच्चियां कितने, आप देखे क्या करती हैं? फैशन, और जनाब टैक्सियों पे जा रही, गाड़ियों पे जा रही, प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां वो काम कर रही। कितने में बच्चियों से मिला हूँ वहां, फिर लड़कों से मिला हूँ, इंजीनियर बैरिस्टर कर रहे हैं वो, लेकिन वेटर बने हुए। कहते पहले हम पंपों में खड़े थे, अब पंपों का सिस्टम ने खत्म कर दिया। आप बस वो स्कैन करें, पैसे डालेंगे, ऑन होगा स्टेशन, वरना ऑन ही होगा, पेट्रोल नहीं डाल सकते। आपने 100 का डालना है, 200, 300 लिखे, 300 उसको स्कैन करें, वो ऑटोमेटिक पाइप डालेंगे, 300 का पेट्रोल डल जाए। वहां से उनकी छुट्टी हो गई।
अब वो मैक्सिमम बेचारे लेबर का काम कर रहे हैं या राइडर बने हो या मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं और पाकिस्तानी थे मैक्सिमम। जी राइडर चल रहे तो ज्यादातर पाकिस्तानी है ना। होटल में मुझे दुख हुआ ना देख के। यार देखो हमारे मुल्क में जो बच्चा मेडिकल कर रहा होता है, ठीक है, चाहे गरीब है वो भी बड़ी इज्जत से स्कूल कॉलेज, वैन लगी हुई है, बस लगी हुई है, बाप छोड़ रहा है, भाई छोड़ रहा है उसको, वहां वो क्या कर रहे हैं? सर 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 ये ले हाथ धोए पहने हुए हैं उन्होंने वेटर वाले लिबास तो काम कर रहे हैं। और लोगों के बर्तन भी धुलाते हैं वहाँ, कुत्ते भी धुलाते हैं लोगों के। ऐसे ही मैंने देखा, उन्होंने बताया जी कि एक बंदे ने रखा हुआ सिर्फ कि वो उनके बर्तन साफ करता है, मैं लेके 3-4 बंदों को फिर अपनी यूनिवर्सिटी जाता है। तो ये देख के दुख तो हुआ। ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप माइंड के माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने ज्यादातर कौन सी किताबों से मुताला किया माइंड की? मतलब माइंड की देखें, मैं अगर आप मुख्तसर तरीन किताब कहें तो बोरिक है, सही है। और काशीराम है, क्लार्क है, ठीक है, ये एक दूसरे का तर्जुमा है। आजकल मर्फी का भी है, वो भी है। ठीक है। क्या अच्छा आपका यही है ना जी कि सोच देखे, एक है ये जो सोच के डिप्रेशन होते हैं ना, वो नाकाम लोग होते हैं, मुकाबला करने से डरते हैं, ठीक है, कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, एसिड ऑक्सैलिक, तो सोच लेते हैं ये काम नहीं होगा, तो नहीं होगा ना फिर। ठीक है, दूसरी पे अगर वो मायूस हुए हैं, नहीं काम कर रहे, फिर आरामेट है। अगर तीसरी दवाई बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उठ ही नहीं जा रहे, खराब हो गए, सेहत खराब हो गई, तो ओपीएम है। ओपीएम उनको एक दफा फिर जिंदगी की उम्मीद दिलाती है। उठो भाई काम करो, हर रगो रेशा में आपके टिश्यूज में जान डालेगी और आपको फ्रेश करेगी। ओपीएम क्या है? आप ओपीएम पहले पिए सिगरेट में तो सो जाएंगे, जहाज बन जाएंगे, लेटेंगे। और सेकंड क्या होगा, जब उठेंगे तो फिर आप बड़े एक्टिव उठेंगे, जब असर खत्म होगा ना, सेकेंडरी एक्शन, एक्टिव उठेंगे, फिर ढूंढने के कहाँ है, और फिर वो ना ढूंढो भी, फिर काम ढूंढो ना। आप एक्टिव हो चुके हो, आपने सूटा लगा लिए, एक दो ले लिए हैं, तो अब ये थोड़ी कि पूरी जिंदगी लेना है। ठीक है, अब मैंने कई लोगों को देखा है कि वो पेपरों से पहले भांग पीते, अफसर 21वें ग्रेड के, 19वें ग्रेड के, कहते हम एक दफा पीते, सुबह पेपर है और फिर हम अच्छा पढ़ते हैं। तो ओपीएम पता नहीं पी के देखें। अच्छा, तो ओपीएम अगर आपने पी लिया ना, तो उनका सेकेंडरी एक्शन होगा, वो बड़ा अलर्ट उठेगा, चलाक उठेगा, और फिर वो ओपीएम को ढूंढेगा, तो फिर क्या होगा, फिर थर्ड एक्शन ड्रॉप। तो सेकेंडरी एक्शन मिलता है, उसमें आप काम करें, आप पढ़ें, आप नौकरी के लिए निकलें, आप फिट हों, ठीक है ना। तो एसिडिक दालिक अगर आपने सोच ही लिया है कि मैंने कुछ नहीं करना, और सोच ही लिया है कि बिजली का बिल आएगा और मैं तबाह हो जाऊंगा, सोच ही लिया है कि कमाई नहीं हो सकती, तो फिर एसिडिक दालिक दें, फिर हरम ऐड दें, फिर ओके, ठीक है जी। और जेंटल नेट की देखें, और उसकी अलामतें होंगी ना, तो हाइट फोबिया होगा उसको, ठीक है, कोई स्टेज फ्राइट होगा, कोई तकलीफ का होगा, वो भी चीजें होंगी जी। आज की मेडिसिन ना, चार लाइनों की दवाई है, ओनली 4 to 5 लाइन इन बोरिक एंड इन मर्फी। और अगर आप देखेंगे किसी और में भी, तो 4 लाइनों की दवाई है, लेकिन इन 4 लाइनों की में पूरी इंसानियत छुपी हुई है, पूरी एक जिंदगी है, पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक डेवलपमेंट है, इंसानियत की पैदाइश है, फर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी है, यहाँ से दुनिया वजूद में आएगी किसी बच्चे की, यहाँ से सब कुछ होगा, यहाँ से खुशियाँ होती हैं, यहाँ से गमियाँ शुरू होती हैं। अगर फौरी तौर पे प्रेग्नेंट होगी तो पूरा घर खुश, पूरे लोग खुश, अगर नहीं हो रही तो पूरे लोग परेशान, और परेशान कहाँ कहाँ फिर रहे हैं मसले। तो ऑफर में तो छोटी दवाई, लेकिन इसमें पूरी एक खुशियों का भी इसमें है, गमियों का भी है, जिनको प्रॉब्लम्स है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप उस तरीके से देंगे जो मेरे तजर्बे में आए हैं, तो वो घर भी खुशियों में हो जाएंगे जो कि अभी इनफर्टिलिटी का शिकार है। आज बात होगी सिर्फ फीमेल्स की, क्योंकि ओवरीज का है। ओवरीज को कहते हैं
गोनेड, इसके अंदर जो आपका ओवम होता है उसको गोनेड कहते हैं। और अगर मर्दों के जो गोनेड है वो टेस्टिकल में होता है, जिसको स्पर्म से बनता है। तो यहाँ पे ओवरीज की बात है। अब देखिए कि अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह बच्चा पैदा होना है, किस तरह इस दुनिया में आना है, और क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं तो बच्चा नहीं हो रहा और मुश्किल में पड़े हुए लोग। हालांकि इस सब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें, गौर कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट वो नहीं है जिसने बहुत मशीनें लगाई हुई हैं, जिसने बहुत एक्सरे लगाए हुए हैं, जिसने अल्ट्रासाउंड किया है, जिसने टीवीएस कर रही है, जो लेप्रोस्कोपिक कर रही है, फ्लोपियन ट्यूब कम देख रही है, सब चीज देख रही है, टेस्ट कर रही है, टार्च टेस्ट कर रही है, हार्मोन टेस्ट हो रहे हैं। भाई कुछ ठीक भी तो हो ना, वजह भी तो बनती है। ठीक है, डेवलपमेंट है, टेस्टिस में है, क्लिनिकल टेस्ट में है, आपने बड़ी तरक्की की, तरक्की का नतीजा क्या निकल रहा है? अगर 20 साल पहले 5% इनफर्टिलिटी थी, आज 25% होगी। कौन सी तरक्की, कौन सा क्या, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की तरक्की है। लेकिन हम जब काजिज पे जाएंगे, हम इलाज में जाएंगे, हम उस तरक्की में जाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरीज क्या है कि ओवरी वो जगह है कि वहां पर एक एग बनता है, ठीक है। फिर एग वहां पे वीक बनता है, स्ट्रांग बनता है, और उसका फोलिकल फिर तैयार होता है, फोलिकल बनता है, फोलिकल स्ट्रांग बनता है, अपने टाइम पे बनता है कि नहीं, आगे पीछे बनता है तो वो नहीं हो रहा, अगर पहले बनता है फिर भी ठीक नहीं, अपने ओवुलेशन के पीरियड के फौरन बाद बनता है तो वो ठीक है, और अगर स्ट्रांग बन रहा है तो वो ठीक है, स्ट्रांग नहीं बना तो कुछ भी ठीक नहीं। तो हमने इसका जब ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ठीक। अब ओफोरिनम है, एक दवाई है, ओवरी से बनती है। ओवेरियम है, एक दवाई है ओवेरिनम, वो भी आपके इससे बनी है। फ्यूकोलिनम है, वो भी आपकी ओवरी से बनी है, फोलिकल से बनी हुई है। अब ये सारे नोजोड हैं, ओफोरिनम है, ओवेरिनम है, आपके फोलिकल्स है, ये नोजोड है। ये आपकी बीमारी को रोकेंगे, स्टे करेंगे। एक आध दफा हार्मोन का साइकिल ठीक हो जाएगा, मेंसेस को ठीक आने शुरू हो जाएंगे, कोई और प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी, और वो मरीजा खुश हो जाएगी कि मुझे फर्क पड़ रहा है। अगर उसका CA-19 कौन सा वो आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि उसके माइंड को आपने ठीक नहीं किया। ये दवाइयाँ बहुत हद तक काम करती हैं, ओफोरिनम है, ओवेरिनम है और फुकुलिनम है। मैं तकरीबन हर पेशेंट को फुकुलिनम और ओफोरिनम जरूर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टे करती है, उनको हौसला देती है, उनके प्रोसीजर को एनहांस करती हैं कि एक दफ़ा वो ठीक हो जाती है, 2 दफ़ा ठीक हो जाती है। लेकिन जब तक आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे की मोडेलिटीज देखेंगे या माइंड पे नहीं जाएंगे, वो मुकम्मल ठीक नहीं होगी। लेकिन आप अगर इस तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं, आजकल देखिए हमारे पास एस्ट्रोजन है, उसकी दवाई भी है, प्रोजेस्ट्रॉन है, उसकी दवाई भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रोलैक्टिन है, उसकी दवाई भी है। फिर आपका आप FSH है, उसकी दवाई भी है। आपका LH है, उसकी दवाई भी है। तो अगर आप ये सबको इन को दवाइयाँ देंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आप बगैर आंखें बंद करके भी, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं हो रहा, पॉलिसिस्टिक डिजीज है, उसको सिस्ट बन रहे हैं, ओवरी में मैस बन रहा है, कोई पता नहीं चलता है, डिजेक्शन रीजन में बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ बन रहा है, कभी फोलिकल्स बन रहे हैं, कभी इमेच्योर बन रहे हैं, कभी मेच्योर बन के भी वो अचीव नहीं हो रहा। तो आप अगर ये बारी बारी सबको दवाई दें तो इनके हार्मोन जरूर इनहांस होंगे और उनके इंटरनल सिस्टम में एक ताकत आएगी। अब देखिए ये क्या चीज है, हार्मोन क्या है, हम दवाई क्यों देंगे हार्मोन की? हार्मोन क्या है कि आपके जिस्म के एंडोक्राइन सिस्टम में ये हार्मोन पैदा होते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन पैदा हो रहे हैं, ठीक है, आपके थायराइड ग्लैंड में हार्मोन पैदा हो रहे हैं, ज्यादातर आपके दिमाग में ही है, इनका ताल्लुक आपके ओवरी से भी है, ओवरी से हार्मोन पैदा हो रहे हैं, टेस्टिकल में हार्मोन पैदा हो रहे हैं, आपके किडनी से आपके हार्मोन पैदा हो रहे हैं। आपके कितने सिस्टम है जहां से हार्मोन पैदा हो रहे हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं कि एक ग्लैंड है, वहां से हार्मोन पैदा होता है। हार्मोन है क्या, व्हाट इज हार्मोन, व्हाट इज देयर वर्क
एंड हाउ इट कैन फंक्शन, कैसे कर सकते हैं कि ये अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो आप सोचते हैं उस पैदा होती हैं, उस किस्म के फिर हार्मोन्स वहां से रिलीज होता है और उस चीज के अंदर एक मैसेज जाता है आपके ब्लड के थ्रू, आपके ऑर्गन को मैसेज जाता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। अगर आप खुद ही मशकूक है कि मेरी तो सिस्टिक ठीक ही नहीं होंगी, ओवरी सिस्टिक ठीक नहीं होंगी, तो मैसेज ये जा रहा है कि ठीक नहीं होगी। आप मैसेज ये रखेंगे ये तो बात ही होगी, दवाई के बगैर ठीक हो जाएगी, उसको बताएं कि दवाई के बगैर भी ठीक होगी, ये मैसेज तो वहां जाए। तो ये थ्रू मॉलिक्यूल्स ये मैसेज जाता है वहां पे कि आप जो ब्लड में मैसेज जाएगा, आपके नर्व में जाएगा, आपके हार्मोन में, उस ऑर्गन में जब पहुंचता है तो ऑर्गन फिर वैसे ही फील करता है, उसका जॉब वैसे ही। तो जब आप एस्ट्रोजन दे रहे हैं उसको, ठीक है जी, आप उसको प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं, फिर आप उसको एलएच दे रहे हैं, एफएसएच दे रहे हैं, आप एंटी मिल्यूरिन हार्मोन दे रहे हैं, एएमएच दे रहे हैं, तो सारे हार्मोन उनको एनहेंस होते हैं। आप बीमारी क्या है क्या नहीं है, आपकी एक बीमारी आगे मेन काजेज क्या है इनफर्टिलिटी की, अब उसकी काजेज ये होती है कि जनाब मेंसेस ठीक नहीं, डिस्मेनोरिया है, लिकोरिया बहुत ज्यादा है, अंदर के इन्फ्लेमेशन है, आपके मेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियम है, आपके कल्डिसैक में प्रॉब्लम है, आपके पाउच ऑफ डलगिस में प्रॉब्लम है, आपके एडनेक्सल एरिया में प्रॉब्लम है, ओवरीज में प्रॉब्लम है, आपके सर्विस में प्रॉब्लम है, आपके फ्लोपिंग ट्यूब में प्रॉब्लम है, आपकी कई प्रॉब्लम तो आ गई है ना। ठीक है, जितने आप इसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे इतनी प्रॉब्लम आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी, और वो बेचारी मरीजा उतनी ही परेशान होगी मुझे क्या होगा। आखिर में कह दीजिए आपकी फ्लोपिंग ट्यूब भी बंद नहीं होती, उनका फंक्शन नहीं हो रहा होता। अगर बंद हो तो ओवुलेशन ही ना हो, मेंसेस ही ना, बंद नहीं है, उनका फंक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब है अगर वो लिखा हुआ बंद है तो मतलब वो फंक्शन नहीं करेगा। आप जब जिसे इसको एस्ट्रोजन दें, प्रोजेस्टेरोन दें, आप एएमएच दें, आप उसको एलएच दें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फिर एफएस है, ठीक है, फर्टिलाइजर स्टीरॉयड हार्मोन है वो दें, फिर एएमएच दें, आप एस्ट्रोजन दें, प्रोजेस्टेरोन दें, आप देखेंगे कि वो मरीजा अंदर से ताकतवर होना शुरू हो जाती है। एंड द अदर साइड ऑफ द फील्ड, अदर साइड ऑफ द वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, जो मरीजा आ रहे हैं फोलिक एसिड दे रहे हैं, जो मरीजा आ रहा है एबर्ट दे रहे हैं, जो मरीजा मल्टीविटामिन दे रहे हैं, मल्टीविटामिन के ढेर बेच रहे हैं, फोलिक एसिड के ढेर बेच रहे हैं, हाइब्रिड के ढेर बेच रहे हैं, उसकी वजह से घरों में एसी लग रहे हैं, गाड़ियां मिल रही हैं, उनके टूर लग रहे हैं, मरीज जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये 3 दवाइयां बेचो, किस बेस पे, तो ये बच्चा नहीं हो रहा, कमजोरी है। आज से 30 साल पहले तो ये नहीं होते, बच्चे ज्यादा होते थे उसमें। आज से 30-40 साल पहले आप उसी लेडी डॉक्टर से पूछें कि आपकी वालदा ने ये दवाइयां खाई थी, और एवरेज 5-6 बच्चे होते थे। आज एवरेज 2 बच्चे हैं, तीसरे बच्चे पे औरतें हाथ खड़ा कर रही हैं। फिर कौन सी ताकत की दवाइयां दे रही है? आइबर्ट दिया, फोलिक एसिड दिया, 12 किस्म के हमारे फोलिक एसिड है, कौन सा दिया आपने? चेकिंग के बगैर ही दे दिया आपने। पहले ये क्यों नहीं कहा ये फ्रूट खाए, ये खुराक खाए, ये फूड रेजिमेंट करें? दवाइयों से उल्टा हो रहा है। और किसी का बच्चा आजकल गुलाबी पैदा हो रहा है तो मुझे बताया, पहला दिन गुलाबी होता है, अगले दिन फिर पीला होना शुरू हो जाता है। और छोटे छोटे बच्चे जो चलते हैं 1-2 साल के, मुझे याद है आज से 35-40 साल पहले प्यारे प्यारे बच्चे, खूबसूरत, गाले लाल अच्छे आ रहे थे। आजकल मुझे दिखाएं बच्चा कुछ 2 साल, यही बच्चा बाहर होगा वो उसकी सेहत ऐसी होगी, खुराक सही मिल रही। यहाँ पहली प्रेगनेंसी में खुराक सही नहीं मिली, माल न्यूट्रिशन वहीं से शुरू की, और बाद में रोते हैं जी बच्चे बीमार हो गए, जी बच्चे अपाज हो गए, जी बच्चे सीपी हो गए, स्पेशल चाइल्ड बन गए, ऑटिज्म हो गया। आपने तो उनको खराब किया, उनकी प्रेगनेंसी में अर्ली फेसिस ऑफ जो प्रेगनेंसी थी आपने उनको खराब कर दिया। अंदर से जो आयरन बनना था वो नहीं बना, अंदर से जो फोलिक एसिड बनना था 12 किस्म वो नहीं बन रहे, अंदर से जो प्रोटीन मिल रही थी वो नहीं मिल रही, अंदर से जो एसिड बना था वो नहीं बन रहा। तो खाक बच्चे वो ठीक होंगे, जरी कमजोर, जिस्मानी कमजोर, हड्डियां कमजोर, रिकटी बच्चे पैदा हो रहे हैं। फिर हम इल्जाम लगा देते हैं नहीं जी ये जी जीन का प्रॉब्लम पीछे से, और पीछे से तो सिर्फ 1-2% आता है, ये आपको नहीं पता। इनहेरिट या जेनेटिक प्रॉब्लम 2 या 3% है। फिर वो आना कर देंगे और जी कजन मैरिज है, और भाई आज से 20-30 साल पहले, 40 पहले सबकी कजन मैरिज होती थी। उस वक्त तो सीबी बच्चे इतने होते नहीं थे, आजकल तो कजन मैरिज ही कम होगी। क्यों ज्यादा हो रहे हैं? सिर्फ इसी वजह से कि अर्ली फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में
they are doctors, the other field of doctor, other way of treatment, they are giving harmful medicine for pregnancy क्योंकि अचीव करना है नथिंग। ये क्या हो रहा है मुझे पता है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चा पहले दिन में डॉक्टर के पास जा रहा है, झरकान हो गया जी, दूसरे दिन आ रहा है जी, 10वें दिन आ रहा है, 20वें दिन आ रहा है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी खत्म कर दी आपने। तो अगर आप देखें कि अपनी अपनी दवाइयां दें कि जो सारा सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है, फ्लोपस ट्यूब है, आपकी ओवरीज है, आपकी यूट्रस है, आपका सर्विस है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग है, उनको सेहतमंद करें। हमारे पास नोजोड इनके बन चुके हैं और वो नोजोड दे वो सेहतमंद होंगे। आपके बच्चे नहीं हो रहे, आप दे उनको हफ्ते में एक हफ्ता एस्ट्रोजन दें, अगले हफ्ते प्रोजेस्टेरोन दें, फिर आप उनको एलएच दें, फिर आप एफएच दें, फिर एएमएच दें, प्रोलैक्टिन दें। देखिए आप प्रोलैक्टिन देंगे तो बच्चे भी सेहतमंद पैदा होंगे, उनको एनहेंस हो जाएगा वहां से। और मैं तो अपने सबको मना करता हूँ अपनी जिम्मेदारी पे कि आप ये छोड़ दें जो दवाइयां दी हैं, इलाज मैं करूंगा, चेकअप डॉक्टर करेगी, लेकिन दवाइयां नहीं खाएंगे उसकी। आप अनार खाएं, आप सेब खाएं, आप अल्लाह ने कितने हमें हमारे मुल्क में कितने फलों से देखे जरा, आप रेड़ियां देखें, हर रेड़ी पे 10 किस्म के फल पड़े हुए। सारे मुल्कों में इतने फल नहीं है, कोई कहाँ से मंगा रहा है, कोई कहाँ से मंगा रहा है। हमारे कोई फल आसे आगे 5 से 24 आपको 12 महीने होते हैं, वो दें, हम भी दूध दें, अंडा दें। तो जब तक आप ये देंगे तो काम नहीं चलेगा। आप ये दें इसके दवाइयां, फिर आप जो दवाई बनती है हर औरत की प्रेगनेंसी में एक ड्रग पिक्चर क्लियर निकल आती है। अगर वैसे उसने कुछ छुपाया भी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो उसकी सिम्टम होती है वो उसकी जेन्युइन, ओरिजिनल और नेचुरल सिम्टम होती है। तो एक उसकी ड्रग पिक्चर होती है। आप उसको एक दवाई दे दें वो ठीक हो जाएगी। सिलिशिया बन रही वो दे दें, सीपी बन रही वो दे दें, सीपिया बन रही वो दे दें, प्लेटिनम बन रही वो दे दें, वो भी पूरा जो टाइम है ठीक होगा और फिर बच्चा भी ठीक होगा और आपका ऑपरेशन भी नहीं होगा, आपका सिजेरियन भी नहीं होगा। लोग आ रहे हैं 4 बच्चे, चारों सिजेरियन, 3 बच्चे, तीनों सिजेरियन, कुछ समझ आ रही, खा रहे हैं जनाब वो फोलिक एसिड और आयरन खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इसके मरने हैं, आपके ओवरी में एक ओवम तैयार होता है, ओवल तैयार होता है, ठीक है। फिर एक फोलिकल बनता है। अगर फोलिकल इमेच्योर बनेगा प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसको मेच्योर करने के लिए पहले ओवरी का ट्रीटमेंट करें, ओवरी को ताकत करने की दवाई दें, फिर उसकी जो स्टेरिलिटी सिम्टम पे माइंड की दवाई बन रही वो दें। आप फालतू पूछे ही ना, दें ना, माइंड की दवाई दें। साथ जितने हमारे अब आ गए हैं हार्मोन की मेडिसिन ये दें। आप देखिए शोका की जरूरत भी नहीं रहेगी। शोका देते ना महारक को, दे देंगे शोका। शोका पता नहीं आजकल तो वो काम नहीं करती, पहले जमाने में करती होगी। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा काम करती है मुझे बता दो। अच्छा जी, ओवरी की सेहत के लिए देखिए, ओवरी की सेहत के लिए ओफोरिनम, फुकुलिनम, ठीक है। फिर आपके ये जो बारी बारी आप ये हार्मोन दें, ये हार्मोन बने हुए हैं बहुत अरसे के हैं, अब ये आके ओपन हो रहे हैं। जब से हमने शुरू किया इनका, पहले दिया मरीजों को, फिर सोचा, फिर दवाइयां मंगाई हैं, फिर ये बनी भी अब है। पहले कम बनती थी, एक आध हार्मोन आता था, अब तो सारे हार्मोन बन रहे हैं। हार्मोन आप स्टेप बाय स्टेप है, ये कोई ये नुकसान भी नहीं करता। ये आपकी विटामिन है, ये आपकी प्रोटीन है, ये आपके मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांग करेंगे, ठीक है ना। आप हर महीने दे, हर हफ्ते दे दें उनको हार्मोन दे। लेकिन ये एनहांस करेगा उस हार्मोन के, अगर उनको वो हार्मोन कम बन रहा है ना, तो ये उसके हार्मोन को थोड़ा स्ट्रांग करेगा। लेकिन आपको परमानेंट केयर के लिए उसकी जो दवाई बनती है वो भी साथ देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपकी राइट ओवरी है वो ज्यादा एडवांस होती है। कुदरती तौर पे राइट ओवरी से आपका ओवम निकलता है और फिर फोलिकल बनता है और फिर फ्लोपियन ट्यूब में जाता है और फिर फ्लोपियन ट्यूब में जो यूट्रस से आ रहा होता है, सर्विक्स से स्पर्म, वो मिलते हैं तो वहां पे ये अमल होता है, ठीक है। और राइट ओवरी पहले होती है।
तो ओवरी जब तैयार हो जाती है ओवुलेशन के लिए कि ये निकली है प्रेग्नेंट होने के लिए, उसको ओसाइटिस कहते हैं, ओसाइट्स। ठीक है, और जब वो बिल्कुल स्पर्म के करीब पहुंच जाती है, मिलने के करीब है, स्पर्म भी पहुंच गया अपने टारगेट पे, इधर से फोलिकल भी पहुंच गया अपने टारगेट, वो भी पहुंच गया, तो उसको फिर कहते हैं ओजिनेसिस, या प्रोसीजर करीब होने वाला, मिलने वाले। और ये अमल फ्लोपन ट्यूब से शुरू होकर फौरी तौर पे सर्विक्स से फिर अंदर यूट्रस में चले जाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, यहाँ से स्पर्म, वहां से ओवम, यहाँ से मिलते हैं, तो कुदरती निजाम में हार्मोन जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन और इंजेस्ट्रॉन, ये ताकत के हैं और खूबसूरती के हैं, ये आपके यूट्रस में जाके काम करते हैं, वहां कुदरत प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। क्या फौरी तौर पे वहां एक सैक बनेगा, ये जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, इससे पहले इसको कहते हैं ज़ायगोट। जब ये ओसाइटिस हो जाता है, जेनेसिस हो जाता है, फिर जब मिल जाते हैं, आपके 46 क्रोमोसोम शामिल हो गए, तो फिर ये ज़ायगोट बनता है। ज़ायगोट बन के उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन के उसके बाद फीटस बनेगा, और जब ज़ायगोट इधर बन रहा होता है, उधर आपका प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है। अगर किसी का प्लेसेंटा में प्रॉब्लम होती है, आप प्रोजेस्टेरॉन देंगे। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा की ताकत के लिए उसको देता है, अपने हार्मोन रिलीज करता है, उसकी दीवारों को ताकतवर बनाता है, वहां से प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा का ताल्लुक आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से बनेगा, वहां से उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू होगी, ब्लड, और इसी ओवुलेशन 14 to 28 डेज में ये ज़ायगोट वहां पहुंच जाता है आपके रहम में, अपनी जहां उसने अगले 9 महीने गुजारने हैं, वहां पहुंच जाता है, वहां प्लेसेंटा तैयार हो जाता है, वहां उसकी रिपेयर होती है, उसकी तैयारी होती है। अगर स्ट्रांग होगा यूट्रस, प्लेसेंटा स्ट्रांग होगा, आपने प्रोजेस्टेरॉन पहले दी हुई है, आपने उसको एफएसएच दी हुई है, आपने एलएच दी हुई है, तो एस्ट्रोजन दी हुई है, तो फिर मेरे ख्याल में कामयाबी आपको मिलेगी। इसके साथ अगर देखें कि उसको प्रॉब्लम है, उसको मेंसेस है, डिस्मेनोरिया, स्कैंटी है, सप्रेशंस है, एमेनोरिया है, या प्रोफ्यूज मेंसेस है, ठीक है, मेनोरेजिया है या मेट्रोरेजिया, कुछ भी है, अगर इस वजह से आप देखिए फिब्राइल्स बनते हैं मेट्रोरेजिया की वजह से, तो अगर फिब्राइल छोटे हैं, आपने पीछे से सारा अमल स्ट्रांग कर दिया, इस सारे अमल को क्या कहते हैं, आपने स्ट्रांग कर दिया हार्मोन दे के, और साथ उसकी जो दवाई बन रही वो दे के, और माइंड भी दे के। अगर फिब्राइड्स भी होंगे, पॉलिसिस्टिक भी होगी, तब भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। हम होते क्या जी, ओ हो जी सिस्टिक है जी, पॉलिसिस्टिक, अब यही सोच रहे पॉलिसिस्टिक कैसे ठीक, और भी पॉलिसिस्टिक बनी कैसे है, ऐसे बनी है कि वो उसके हार्मोन ही नहीं रिलीज हो रहे जो उसको ना बनाते, हार्मोन ही नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं। वो घरेलू हालात ऐसे हैं कि खावन से नहीं बन रही, ससुराल से नहीं बन रही, नंद से नहीं बन रही, गुस्से में है, चिड़चिड़ेपन में है, वो दोनों मियाँ बीवी रात को मिलते हैं गुस्से में, अंदर से नफरत हो रही होती है, ऊपर से मिल रहे होते हैं। कैसे पॉजिटिविटी आपके हार्मोन्स में आएगी, कैसे आपके हार्मोन्स जो वो अच्छे निकलेंगे, तो वो तो हार्मोन्स ही ऐसे आ रहे हैं, तो आप उनको पहले ड्रग तो करें ना। आप फिब्राइड के पीछे पड़े हुए हैं, आप पॉलिसिस्टिक के पीछे पड़े हुए हैं, नहीं, आप देखें ये क्यों बनी है, ये उस वजह से बनी है कि उनका थ्रू जब प्रॉपर ये इंटरकोर्स हुआ है, उसके बाद हार्मोन्स उसके दरमियान, उसके बाद हार्मोन्स ही सही पैदा नहीं हो रहे, वीक हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं। ओवरीज का एक और नाम भी है, ओवरीज को पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टल। अब ये वो वाला पिस्टल नहीं है कि आप सब गोली निकलेगी, नहीं, PISTIL, OL नहीं है जी, हाँ, फ्लावर है। अच्छा जी, तो जो, हाँ जी, ये वैसे ही देनी है, ये आखिर, ये वैसे ओफरिनम जो है ना, ये कईयों का ऑपरेशन हो चुका होता है जिसको ओफरेक्टमी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद भी ये काम करती है कि अगर कोई एक ओवरी नहीं है, तो एक जो ओवरी रहेगी उसको ताकत दे। फोलिकुलिनम है, आपके फोलिकल्स को स्ट्रांग बनाती है, वो आपको देनी पड़ती है साथ कुछ अर्सा, ठीक है। और बाकी जो है ये सारे हार्मोन्स हैं, कोई दूध डेवलपमेंट का है, कोई आपके प्लेसेंटा का डेवलपमेंट का है, कोई आपका यूट्रस को स्ट्रांग करता है, कोई फ्लोपियन ट्यूब को स्ट्रांग करता है, LH है, FSH है, AMH है, ठीक है, ये सारे प्रोलैक्टिन है, सारे को स्ट्रांग करते हैं। आपको पता है एस्ट्रोजन ये ब्यूटी का हार्मोन है, छोटा कद हो आप एस्ट्रोजन दे, अगर कद छोटा हो रहा है, ये लंबी हड्डियों को मजबूत करता है,
जो आपकी लंबी हड्डियां हैं, जो आपका कद बनाती हैं, जो आपको मेजरमेंट करती है, उनको मजबूत करता है, आपकी स्किन को मजबूत करता है, आपके खदोवाल को खूबसूरत बनाता है एस्ट्रोजन। तो जब आप इस तरह देंगे तो आप सारे सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो सारा सिस्टम जब मजबूत होता है तो औरत अंदर से सेहतमंद होती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जज्बा होता है, कमजोरियां दूर होती है, वो 1 2 3 4 नहीं, वो कहती है और बच्चे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्यों अंदर से मजबूत, अंदर से मायूसी कोई नहीं। सर आप हार्मोन कौन सी अपनी होते हैं? 1 m 200 में दें, इससे ज्यादा मिलेगी नहीं, है नहीं है ना। देखिए जी हेल्यूज वाले भी बनाते हैं, हेल्यूज इंग्लैंड वाले, वहां से मंगा लें। लोकल में कमाल वाले भी बना रहे हैं, वहां से मंगवा लें। फिर बीएम वाले भी बना रहे हैं, वहां से मंगवा लें। ठीक है जी, ठीक है रिजल्ट उनके। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी होगी ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मसलन फ्लोपियन ट्यूब का पहले बता दिया, लेकिन वो फ्लोपियन ट्यूब बंद नहीं होती, कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि पाइप है और पाइप के अंदर कोई चीज फंस गई, डका, ऐसा नहीं कि फ्लोपियन ट्यूब काम नहीं कर, ठीक है। जब उसमें आप उनको ये वाले सारे हार्मोन देंगे, खसूसी तौर पर प्रोलैक्टिन देंगे, तो वो काम करना शुरू करेगा। लेकिन साथ साथ मैं कह रहा हूँ उसकी जो अपनी दवाई बनती है वो देंगे। कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ, जो 5 6 दवाइयां हैं वही चल रही हैं, वो काम कर रही हैं, और बाकी ये दवाइयां काम करती है, ठीक है ना। अब देखें कि आप देखते हैं कि कल्डी सैक का लिखा आता है कि कल्डी सैक में पानी आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। देखिए कल्डी सैक कौन सा एरिया है, ये यूट्रस और आपके एनएस के दरमियान, ठीक है। अब कई औरतें आपको कहती है ना यूट्रस में भी बोझ है, पीछे एनएस भी बोझ है, उनका कल्डी सैक जो है एरिया वो वीक हो रहा है। किसकी वजह से, इसी वजह से कि उनको हार्मोन नहीं जा रहा। जब आप ये हार्मोन की एक दफा खिलाएंगे पूरा, वो एरिया उनका जो प्रेशर है बार बार, आज का सीपिया से नहीं ठीक होता, पोडो से नहीं ठीक होता, बेल से नहीं ठीक होता, यूपियान से नहीं ठीक होता, क्रोलिटिक से नहीं ठीक होता, ठीक है ना। तो आपको फिर ये देना पड़ेगा, आप देखेंगे कि अंदर से ताकत आएगी उनकी, वो ठीक हो जाएगी। फिर एक चीज है पाउच ऑफ डल्गिस, वो आपका यूट्रस और उसके एनएस के दरमियान प्रेशर, वो भी आप ये देंगे तो हार्मोन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक ब्लैडर और यूट्रस में है कि जिनको पेशाब की आदत हो जाती है प्रेगनेंसी में, कि ब्लैडर पे प्रेशर पड़ रहा है, उनको भी प्रोलैक्टान दें, एस्ट्रोजन दें और प्रोजेस्टेरोन दें, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर पूरा साइकिल चला दें, ये जो 6 7 किस्म के हार्मोन है, उनका पूरा सिस्टम को क्या कहते हैं, कल्डीसैक। कल्डीसैक पे पूरा आप देखिए अल्ट्रासाउंड पड़ता है, कल्डीसैक का मतलब है उनका यूट्रस, उनका सर्विक्स, उनका फ्लैपियन ट्यूब, उनकी ओवरीज, ये सारा जो सिस्टम है इसको कल्डी सैक में कहते हैं। कभी कहते हैं जी कल्डी सैक में प्रॉब्लम है, कोई उनको समझ नहीं आ रही होती, अंदर गैसेज हैं, बाउल गैसेज है, कुछ और है, कहीं पे कोई ट्यूमर है, सिस्ट है, वो कल्डी सैक में लिख देते हैं कि जहाँ पूरे एरिया में कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। तो उस प्रॉब्लम आप देखें, आप परेशान होते हैं मैस बन गया, फिब्राइड बन गया, क्या देना है, आप मैस के लिए कोनियम दे रहे हैं, थूजा दे रहे हैं बगैर सिम्टम के, ठीक है, कलकेलिया फ्लोर दे रहे हैं। आप देखिए अगर सिम्टम कोनियम के साथ दें, क्योंकि साथ जब आप प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन देंगे और वो उसका एरिया भी सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। इसी हार्मोन की इनसफिशिएंट जो रिलीजिंग है उसकी वजह से वो किसे कमजोर हो रहे हैं। ऊपर से सोच, आपको पता ना, ये नए नए प्रॉब्लम होते हैं, नई नई शादियां होती है, सोचे हो आप, मेरा नहीं ख्याल कि 10% में मियाँ बीवी आजकल खुश हैं। अगर आपका ख्याल हो तो अच्छी बात है, ज्यादा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। ना किसी से बनती है, ख्यालात ज्यादा लेके जा रहे हैं, आगे से मिलता कुछ नहीं है, एडजस्ट होना नहीं है। हालांकि चाहिए कि जो फीमेल है वो एडजस्ट हो, अगर उस पर सख्ती नहीं है, मारपीट नहीं है, गैर शरई काम नहीं है, तो एडजस्ट हो। अगर वो दूसरे काम है फिर मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर मसले नहीं हो, आप खुशी से रहते हैं और हैप्पी एंडिंग्स होती हैं आपकी। तो आपके अगर हैप्पी एंडिंग्स होंगे, आपके जितने हार्मोन्स डेवलप होंगे, ठीक है जनाब। और आप ये देखिए इसके लिए आप एएमएच टेस्ट कराते हैं, ओहो जी एएमएच इतना ज्यादा आ गया, आप एएमएच में घुस गए, वो एएमएच तो ज्यादा आ गया, किसी वजह से ज्यादा आया ना, उस वजह को दूर करना है कि आप उसकी लिमिट ठीक करेंगे। एएमएच हो गया जी 400 500,
AMH हजारों में भी जाता है, पता है। ये किडनी का हार्मोन भी है। अगर किडनी प्रॉब्लम होते हैं ये 800, 1100, 2000, 3000 तक पहुंच जाता है। आप उस चक्कर में हो जाते हैं। और भाई आप AMH हार्मोन साथ शुरू करें, थोड़ा सा तेज इसको 30, 200 में 15 दिन, महीना, किडनी वाले भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। या उसकी जो दवाई बननी है वो दे। हम पढ़ जाएंगे जी किडनी में, अब इसको क्रिएटिनाइन ही देना है, अब इसको यूरिया ही देना है, अब इसको जब ओपियम ही देनी है, क्यूप्रोमार्स ही देना है, इसको जिज्जेबर ही देना है। नहीं, ये किसी वजह से हार्मोन हो रहा है। हार्मोन ही असल चीज है। हार्मोन ही आपका मैसेंजर है जो पैगाम लेके जाता है, वो वीक हो गया। अब वो इसको बेहतर करें। बेहतर होगा आपके नोजोर से, बेहतर होगा एंटीमाइजमेंट से, बेहतर सबसे बेहतर होगा आपके माइंड, सबसे बेहतर। अगर आप कुछ समझाई देते हैं किसी मरीज को, आप उसके में आपकी बैठ जाती है, आप उसको प्लेसबो दे के भेज दें, वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ से हार्मोन रिलीज होना ठीक हो जाएंगे, फ्रेश होंगे, पावरफुल होंगे, वो ठीक हो जाएंगे। फिर आप देखें आप टार्च टेस्ट कराते रहते हैं। अब टार्च टेस्ट भी जब कराते हैं तो टार्च का पता है ना सबको, टॉक्सोप्लाज्मा, फिर और क्या होता है जी, रोबीलिया है, साइटोमाइगेलिया, और क्या चीज है, HIV है, हाँ हर्पीज है। तो वो किस वजह से होते हैं? वो भी इन्हीं वजह से होता है कि हार्मोन वीक हो रहे हैं, हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही, उनके ख्यालात डिस्टर्ब है, उनके ख्यालात मुंतशिर हैं, इसलिए हार्मोन नहीं हो रहे। आप पहले हार्मोन पे आ जाए, दवाई दें, उनकी मेंटली पे दवाई दें, ये खुद ब खुद उनका टार्च टेस्ट ठीक हो जाएगा। टार्च टेस्ट के लिए अब ये कहते हैं जी इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट जरा कम होता है लेकिन ज्यादातर इसकी सोच ही होती है। और टेस्ट कौन से होते हैं इसके? बहरहाल इनकी जो मेडिसिन है ना, अब जो इनफर्टिलिटी की मेन काज पता चल गया, ओवरी है, फ्लोपियन ट्यूब है और यूट्रस है, और हार्मोन्स की इम्बैलेंस रिलीजिंग है। ये आप ठीक करें, इंशाल्लाह आप देखें कि आप कामयाब हो जाएंगे। इनकी मेडिसिन जो है जी, हाँ वो भी, लेकिन देखे ना आपको, फिर भी मैं कहता हूँ देखिए हार्मोन डिस्टर्ब हुए हैं ना आपके ख्याल से। अब मैं मेजर मेजर दवाइयां बताता हूँ, और आप इन्हीं दवाइयों में देखें, हो सकता है कुछ स्पेसिफिकली कोई ऐसी रूट काज कोई ऐसी हो तो वो अलग दवाई है, लेकिन प्लाटिनम आपको मिलेगी इसमें सरफेरिस्ट, स्टाफिजेग्रिया मिलेगी सेकंड नंबर पे, सीपिया मिलेगी थर्ड नंबर। अगर आप यही दवाई देंगे ना, तो आप देते हैं ना फर्टिलिटी के लिए बोरेक्स दे दी, नेट्रम दे दी, नेट्रम का आप दे दी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये माइंड को ठीक करेंगी, अंदर से आपके हार्मोन की रिलीजिंग पावरफुल होगी, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर माइंड की सिम्टम नहीं मिल रही, बोरस की अब लोकल सिम्टम मिल रही है, जैसे हाइटफोबिया उसमें आ रहा है, फिर आप दे सकते हैं। फिर एपिस, अगला जो फेज है, एक मैंने प्लाटिनम, स्टाफेसिस, सिपिया, अगला फेज जो है पल्सरटिला, एपिस लेक्सिस, उसका अगला फेज है सिट्रामोनियम और नेट्रोम्योर और लेक्सिस। ये 8, 9, 10 दवाइयां हैं जो फीमेल के आपके माइंड के इर्द गिर्द घूमती हैं। आप उनको जरा देखें दें, और ये केस आपके ठीक हो रहे शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और अब किसी का सवाल हो इस बारे में, ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने इसको खुद मुख्तसर किया है। मैं इसकी पैथोलॉजी बताऊँ, एनाटॉमी बताऊँ, वो आप पढ़ भी लेंगे, आप देख लें, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस में चीजें आई वो मैं दे रहा हूँ, जो आस्ता से डेवलप हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप इस पर देख के देखें, 6 महीने साल इस पर तजर्बा करें, फिर आप देखें इंशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपके मरीज और दवाई देने से बेहतर हो जाए। यहाँ कोई और सवाल हो किसी का? एनी क्वेश्चन अबाउट फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, हार्मोन्स, माइंड? अगला लेक्चर भी हमारा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 6 बजे होगा, और ओपीएम पे होगा। और ओपीएम बजाते खुद एक बहुत बड़ी दवाई है, एक पूरी दुनिया है और एक पूरा सिस्टम है, और इस पे अगर आप बंदा चाहे तो PhD भी कर सकता है। कोशिश करेंगे कि ओपीएम के बारे में जो सिम्टम, जो ट्रीटमेंट जो आज तक किया है वो बताऊं और कुछ शेयर करूं। ठीक है जनाब।